पापी शाही नाइट लीडर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसे मारने वाला व्यक्ति चुपचाप रो रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कभी गहरे मित्र थे, लेकिन उनके पक्ष अलग अलग थे। एक अत्याचारी सम्राट के अधीन सबसे शक्तिशाली नाइट था, दूसरा विद्रोही सेना का नेता था। जब शाही महल में दोनों के बीच अंतिम युद्ध हुआ, केन ने आखिरी सेकंड में अचानक अपनी तलवार वापस खींच ली। अपनी आंखों से हार्लो की तलवार को अपने दिल में उतरते देखा, क्योंकि इन 29 वर्षों में वह सम्राट के काले जादू के नियंत्रण में था। उसने एक के बाद एक दोस्तों की जान ली, और हार्लो अब आखिरी बचा हुआ मित्र था। उसे लगा कि उसकी मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जब वह दोबारा आंखें खोलेगा, उसका पुनर्जन्म हो चुका था, और वह भी हार्लो के पोते की पहचान में। लेकिन दोबारा जीवन जीने के बाद उसके मन में एक भयानक विचार आया, सभी नियमों को त्याग कर एक पागल कुत्ता बनना। जल्द ही 10 साल बीत गए। केन ने धीरे धीरे कैलोन की अपनी पहचान को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों में उसका 10वां जन्मदिन है। रेस्टन परिवार की परंपरा के अनुसार पूरा परिवार एक साथ अजूर सी सिटी जाएगा। उस समय जागृत अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा, उसे रेस्टन परिवार के नीले जादू में महारत हासिल करने में मदद करने के लिए। अजूर सी सिटी पहुंचने के बाद कैलोन को अस्थायी रूप से स्वागत कक्ष में रखा गया। जब वह बोर हो रहा था, एक छोटे बालों वाला लड़का अंदर आया। वह लियो था, हार्लो के दूसरे बेटे के वंश का उत्तराधिकारी। सुना है कि चाचा जीवन भर कभी जादू जागृत नहीं कर पाए, तुम भी उनके जैसे तो नहीं हो। यह सुनकर कैलोन का चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि यह एक अवसर था, परिवार में अपनी धाक जमाने का एक अच्छा मौका। क्या यहाँ पहले से ही एक पागल कुत्ता है? अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष घबराया नहीं, इसके बजाय उसने अपना नीला जादू प्रदर्शित किया। कैलोन को झुकने पर मजबूर करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव गर्व से डर में बदल गए, क्योंकि उसके सामने खड़ा कैलोन वास्तव में उसी जादू का विस्फोट कर रहा था, और यह अधिक शुद्ध और सघन था। तुम्हें किसने बताया कि मैंने जादू जागृत नहीं किया है? कैलोन ने कहा और धीरे धीरे लियो के करीब आया। तो भाई, क्या तुम पागल कुत्ते का स्थान मुझे दे सकते हो? इस अवसर का लाभ उठाते हुए कैलोन ने लियो की बेरहमी से पिटाई की, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। दूसरी ओर बटलर ने हार्लो के 3 बेटों को बुलाया, क्योंकि पहले के स्वागत के दौरान परिवार के नाइट्स ने कैलोन के शरीर पर जादू का उतार चढ़ाव महसूस किया, जिसका अर्थ है कि उसने समय से पहले जागृत किया था। यह सुनने के बाद तीनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। राफेल रेस्टन, दूसरे छोटे मास्टर ने संदेह जताया। राफेल रेस्टन, दूसरे छोटे मास्टर ने कहा कि तुमने इतनी महत्वपूर्ण बात छिपाई। राफेल रेस्टन, तीसरा छोटा मास्टर क्या योजना बना रहा है? पार टेल्स रेस्टन, पहला। स्वेलटेल्स रेस्टन, पहला छोटा मास्टर। पार ने खुद जागृत नहीं किया था, क्या इसका पता न चलना सामान्य नहीं है? टेल्स रेस्टन, बड़े भाई ने मदद करने का दिखावा किया, लेकिन वास्तव में वह गुप्त रूप से मौका दे रहे थे। तीसरा बेटा शुनेर, जो कैलोन के पिता हैं, वे केवल चुपचाप सिर झुका सकते थे, क्योंकि वह जादू जागृत करने में असफल रहे। इसलिए मां हुआयून के बराबर संपत्ति होने के बावजूद परिवार में उनका कोई खास स्थान नहीं था। जैसे ही माहौल अजीब हो गया, कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। फिर एक सेवक अंदर आया। बटलर महोदय, कुछ बुरा हुआ है। उसने सभी को बताया कि उसने स्वागत कक्ष में क्या देखा। यह सुनकर दूसरा भाई गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वह उस बच्चे का पिता था। भाई, यहां जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रोकने के पार के प्रयास बेकार रहे। जल्द ही सभी स्वागत कक्ष में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पिटा हुआ लियो कुर्सी पर बेजान पड़ा था। वह पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। किसी के आने पर कैलोन ने तुरंत झुककर अभिवादन किया, लेकिन लियो के पिता ने गुस्से में उसे ऊपर उठा लिया। तुम आखिर कर क्या रहे हो? कैलोन का चेहरा शांत था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि लियो ने पहले उसके पिता का अपमान किया था। अगर आप होते तो क्या आप चुपचाप देखते रहते? बकवास। लियो के पिता ने कैलोन को सबक सिखाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन पार ने उन्हें रोक लिया। ठीक है भाई, यहां कोई गलतफहमी होनी चाहिए। चुप रहो। पार,
अगर तुम उसे नहीं सिखा सकते तो मुझे करने दो। जब स्थिति तनावपूर्ण हो गई, पास ही अचानक एक प्रभावशाली आवाज सुनाई दी। सभी रुके। इस मामले का फैसला परिवार के मुखिया को स्वयं करना चाहिए। बोलने वाला व्यक्ति बटलर था। यह सुनकर पार ने तुरंत अपने बच्चे को वापस ले लिया। क्या तुम ठीक हो, कैलोन? कुछ मिनटों बाद बटलर के नेतृत्व में सभी परिवार के मुखिया के कार्यालय में पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के बाद हार्लो का चेहरा शांत था। कैलोन से पूछा कि ऐसा करने का कारण क्या था। अपने पुराने मित्र को देखकर कैलोन का मन मिश्रित भावनाओं से भर गया। क्योंकि लेकिन उसने इसे दबा लिया। फिर धीरे से बोला, भाई लियो ने मेरे पिता का अपमान किया। उसने जानबूझकर विनम्र लहजे का इस्तेमाल किया, जैसे कि वह खुद को एक पीड़ित के रूप में दिखा रहा हो। इससे लियो के पिता बहुत क्रोधित हो गए। बकवास। लेकिन उसके इस व्यवहार की हार्लो ने कड़ी निंदा की। शांत, राफेल, हमें बस लियो को यहाँ आमने सामने बात करने के लिए बुलाना होगा। इस तरह हम पुष्टि कर सकते हैं कि वह जो कह रहा है वह सच है या नहीं। थोड़ी देर में चेहरे पर चोटों से भरा लियो बटलर द्वारा अंदर लाया गया। कैलोन को वहां देखकर उसका शरीर स्वाभाविक रूप से कांपने लगा। कैलोन कहता है कि तुमने पहले चाचा का अपमान किया। क्या यह सच है? यह सच है। यह इससे पहले कि लियो यह सोच पाता कि क्या जवाब दे, कैलोन ने अचानक नाटक करना शुरू कर दिया। क्षमा करें दादाजी। हालांकि भाई लियो ने कहा कि मेरे पिता केवल पैसा कमाने के बारे में सोचने वाले एक अभद्र व्यक्ति हैं। कोई क्षमता नहीं है। अभी भी पारिवारिक संपत्ति विरासत में लेना चाहते हैं। मुझे किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने नहीं कहा। लियो ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कारोन को मुड़ते हुए देखकर उसका यह विचार तुरंत खत्म हो गया। हाँ, वह जो कह रहा है वह सच है। 388। यह सुनकर हेलो ने बेप्सी से अपना माथा सहलाया। तीसरा बेटा पॉल एक अत्यंत दयालु व्यक्ति है। उसका बेटा उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग कैसे हो गया? लेकिन यह देखते हुए कि कल कारोन का जागरण समारोह है, इसलिए हेलो ने सजा को टालने का फैसला किया। सबको विदा करने के बाद बटलर ने हेलो को कारोन के बारे में बताया। उसने कहा कि वह बच्चा 7 साल की उम्र में ही समय से पहले जाग गया था। इसने हेलो को हैरान कर दिया। जागरण का यह समय लगभग वैसा ही है जैसा उस समय उनका अपना था। इस बात को जानने के बाद हेलो को इस छोटे पोते में गहरी रुचि हुई। समय तेजी से बीता और अगला दिन आ गया। परिवार की कई बड़ी हस्तियां एक साथ जमा हुईं। सबसे बड़ा बेटा डेल्स और उसकी बेटी लियोन, दूसरा बेटा राफेल और उसका बेटा लियो, और तीसरा बेटा पॉल और कारोन। घने अंधेरे जंगल को पार करते हुए वे अंततः पत्थर की एक पटिया जैसी चीज के सामने रुके। यह शपथ पत्थर है। जब आप अपने हाथ से शपथ पत्थर को छूते हैं तो यह आपके हृदय के सबसे गहरे डर को प्रतिबिंबित करेगा और इसे एक काल्पनिक दुनिया के रूप में प्रस्तुत करेगा। हेलो ने कारोन को एक एक शब्द करके जागरण समारोह के नियम समझाए। और आपको जो करना है वह है इसका सामना करना, इसे हराना, उस दुनिया को नष्ट करना। हाँ दादाजी, कारोन ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाकर जवाब दिया। विनाश तो उसका पसंदीदा काम है। जागरण समारोह शुरू करें। हेलो ने अपने गले से एक पेंडेंट निकाला, फिर उसे शपथ पत्थर पर रख दिया। जैसे ही दोनों का संपर्क हुआ, अंदर से बाहर की ओर विशाल नीला जादू फूट पड़ा। झटकों के शांत होने के बाद नीली रोशनी से चमकता हुआ एक दरवाजा चुपचाप प्रकट हुआ। डरो मत, मैं यहां तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। पॉल ने जबरन मुस्कुराते हुए सांत्वना दी। कारोन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। तुम हमारे लिए किस तरह का सरप्राइज लाओगे? हेलो कारोन की पीठ को टकटकी लगाकर देखता रहा। काल्पनिक दुनिया में जलन और दर्द की लहरों के साथ कारोन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके सामने के दृश्य ने उसे तुरंत हैरान कर दिया, क्योंकि भ्रम ने कुछ और नहीं बनाया था, बल्कि यह उसके पिछले जीवन में केन के रूप में बिताए गए अनुभव थे। यह दृश्य शाही महल के अंतिम युद्ध का है। यहीं पर हेलो ने उसके दिल को आर पार कर दिया था। क्यों? कारोन अपने आप से बड़बड़ाया। समझ नहीं पा रहा था कि शपथ पत्थर उसे यहां क्यों लाया।
क्या तुम मासूम साथियों के शवों का इस्तेमाल करके मुझे दोषी महसूस कराना चाहते हो? कारोन ने व्यंग्य से फुसफुसाया और सिंहासन की ओर जाने वाली एकमात्र सीढ़ियों की ओर देखा। वह एक ऐसा क्षेत्र था जहां उसने अपने पिछले जीवन में कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन वह अब केन लाटोरे नहीं है, बल्कि कारोन लिस्टन है। एक ऐसा अस्तित्व जिसने पागल कुत्ते की तरह बनने की कसम खाई है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन को जीत लिया। अंततः सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया। हॉल के अंदर खून की तरह लाल एक कालीन सिंहासन के नीचे तक फैला था। हालांकि अब वह सिंहासन जिससे वह कभी इतनी नफरत करता था, खाली था। कारोन लाल कालीन पर चलते हुए सिंहासन की ओर बढ़ा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पुराने साथियों के शरीरों पर चल रहा हो। जैसे ही कारोन करीब पहुंचा, वह सुनहरा सिंहासन उसकी नजरों के सामने आया, और जब उसने सिंहासन पर रखी चीज को देखा तो वह दंग रह गया। वह एक लंबी गहरे लाल रंग की काली तलवार थी। अभिशप्त तलवार। रुइन, कारोन ने धीमी आवाज में कहा। पिछले जीवन में सम्राट ने उसे नियंत्रित करने के लिए इसी का उपयोग किया था। कृपया अपनी नीली जादुई शक्ति को इसमें प्रवाहित करें। तभी अचानक एक मार्गदर्शक आवाज सुनाई दी। बकवास बंद करो। कारोन ने धीमी आवाज में विरोध किया, क्योंकि वह जानता था कि यह अभिशापों से भरी एक राक्षसी तलवार थी। यह धारण करने वाले की आत्मा को निगल जाएगी। क्या मैं वाकई इसे छू सकता हूं? कारोन गहरे सोच में डूब गया। उसे डर था कि वह फिर से एक कठपुतली बन जाएगा। लेकिन सोचते सोचते उसके चेहरे पर अचानक एक राहत भरी मुस्कान आ गई। तो इसी को तुम डर का सामना करना कहते हो? हेलो। वास्तव में पिछले जीवन की कई बातें दिल में एक खाई की तरह हैं। सिर्फ सोचने भर से डर की वह भारी भावना उसका दम घोंट देती थी। लेकिन अब सब कुछ अलग है। वह अब केन लाटोरे नहीं है। कारोन सिंहासन के करीब गया। उसने दृढ़ संकल्प के साथ हाथ बढ़ाया और रुइन की मूठ को पकड़ लिया। नीली जादुई शक्ति के प्रवाहित होते ही तलवार से अचानक हल्के नीले रंग की जादुई शक्ति फूट पड़ी, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपर देखने पर उसके सामने रुइन में कुछ बदलाव होते दिख रहे थे। वह गहरा लाल रंग जो तलवार से जुड़ा था धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, और उसका असली हल्का नीला रंग सामने आ रहा था। कारोन ने मूठ को कसकर पकड़ लिया। तलवार से निकलने वाली हल्की नीली जादुई शक्ति लहरों की तरह कारोन के शरीर में समा गई। उसकी उन जादुई नलिकाओं को जबरन चौड़ा कर दिया जो पहले कभी नहीं खुली थी। हालांकि उसे एक अवर्णनीय तीव्र दर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने तलवार को कसकर पकड़े रखा। कुछ मिनटों बाद उसके शरीर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, जब तक कि वह पूरी तरह गायब नहीं हो गया। मैं नहीं जानता कि यह पहले उस रूप में क्यों दिखाई दिया था, लेकिन इसकी असली पहचान तुम्हारे पूर्वज रेनियर द्वारा उपयोग की गई पूर्वज तलवार गिलोटीन है। इसने कभी अनगिनत राक्षसों का वध किया था और उनकी शक्ति को निगल लिया था। तुम कौन हो? कारोन ने शून्य से पूछा, लेकिन उस आवाज ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि 2 वाक्य छोड़कर वह खामोश हो गया। जब तुम्हारे पास समुद्र को नियंत्रित करने की शक्ति होगी, तब मैं तुम्हें मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उत्तरी सागर की ओर निर्देशित करूंगा। कारोन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब प्राथमिकता यहां से निकलना था। निरीक्षण के बाद उसकी नजर सिंहासन पर टिकी। यह इस दुनिया को नष्ट करने की कुंजी होनी चाहिए। मैं हमेशा से इसे आजमाना चाहता था, उसने कहा, और फिर तुरंत सिंहासन पर जोर से तलवार चला दी। उम्मीद के विपरीत जैसे ही सिंहासन नष्ट हुआ, धरती तुरंत जोर जोर से हिलने लगी। जब होश आया, कारोन अब महल में नहीं था, बल्कि नीले जंगल में था। लेकिन भ्रम से अभी अभी बाहर निकले कारोन को देखकर सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। यहां तक कि साम्राज्य के एकमात्र 8 सितारों से ऊपर हेलो भी अपवाद नहीं थे। शपथ पत्थर वास्तव में टूट गया। यह कैसे संभव है? कारोन घबरा गया और बस बेवकूफों की तरह हंसने लगा। पास खड़े पिता तुरंत डर गए। कारोन, तुमने आखिर कौन सी शपथ तोड़ी है? और हेलो को जिस बात ने और भी ज्यादा हैरान किया वह यह थी कि कारोन के हाथ में जो था वह वास्तव में परिवार के पूर्वज रेनियर की तलवार थी। यह बहुत लंबे समय से गायब थी और अब फिर से सामने आई है।
क्या इसका मतलब यह है कि पवित्र शपथ का युग आने वाला है? पूर्वज के युग में रेनियर ने नीले ड्रैगन कबीले के साथ एक अनुबंध किया था। ड्रैगन कबीले ने लेस्टन परिवार को शुद्ध और शक्तिशाली नीला जादू दिया। इसके बदले में लेस्टन परिवार पीढ़ियों तक यह जिम्मेदारी उठाएगा, राक्षसों का शिकार करने और उन्हें नष्ट करने की जिम्मेदारी। लेकिन रेनियर ने वादे के अनुसार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, दुनिया के छोर से आने वाले सभी राक्षसों को पूरी तरह नष्ट करना। इसलिए गवाह के रूप में शपथ पत्थर छोड़ा गया। जब शपथ पत्थर टूटता है तो इसका मतलब है कि भविष्यवाणी का पुत्र आने वाला है। वह रेनियर की जगह अनुबंध को पूरा करेगा। कारोन, क्या तुम वही भविष्यवाणी के पुत्र हो? अपने सामने इस मासूम दिखने वाले पोते को देखकर हेलो ने तुरंत हाथ उठाकर घोषणा की। जागरण समारोह समाप्त हुआ। कारोन ने सफलतापूर्वक शपथ पत्थर की मान्यता प्राप्त कर ली है। वह महासागर आधिपत्य कला सीखने का पात्र होगा। इस परिणाम को देखकर अधिकांश लोग खुशी से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन केवल 2 चाचा अपवाद थे, क्योंकि कारोन के पिता जादू को जागृत नहीं कर पाए थे। इसलिए तीसरी शाखा हमेशा परिवार के हाशिए पर रही। लेकिन इस घटना के बाद परिवार के उत्तराधिकार का मामला रहस्यमय होने लगा। इसलिए कारोन के चाचा का चेहरा उतर गया, जैसे उन्होंने मन ही मन कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया हो। जागरण समारोह के अगले दिन माता पिता ने नीले समुद्र शहर छोड़ने की तैयारी की, अपने क्षेत्र में वापस जाने के लिए, और कारोन को अकेले यहीं रहना था। विदाई के समय पिता के चेहरे पर चिंता थी। बाहरी कारकों की चिंता नहीं थी, बल्कि 2 बड़े भाइयों के खतरे का डर था। लेकिन जब उसे से पता चला कि कारोन के आत्मा समुद्र उत्तराधिकार समारोह के जिम्मेदार व्यक्ति वास्तव में सबीना है, तो उसकी चिंता आखिरकार खत्म हो गई। जब वह वहां है तो कोई भी कारोन को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ने जिस व्यक्ति का जिक्र किया था वह हेलो की सगी बहन थी। अपने अत्यंत कठोर स्वभाव के कारण दुनिया उसे लोन वुल्फ कहती है। साथ ही उसके पास हेलो के बराबर कौशल भी है। माता पिता को विदा करने के बाद कारोन और उसके साथी जल्द ही परीक्षण मैदान के बाहर पहुंच गए। वह बहुत उत्साहित था, क्योंकि प्रशिक्षण उसे शक्तिशाली बना देगा। उसने योजना बनाई कि जैसे ही उसकी शक्ति हेलो से अधिक होगी, वह तुरंत अपनी केन की पहचान उजागर कर देगा। तब उसके चेहरे के भाव कैसे होंगे? कारोन इसे देखने के लिए बेताब था। परीक्षण मैदान के दरवाजे पर पहुंचने के बाद दरवाजे की दरार से एक गहरा और शक्तिशाली जादू रिस रहा था, और उसे जो बात और भी ज्यादा हैरान करने वाली लगी वह यह थी कि परीक्षण मैदान में प्रवेश करते ही कारोन ने कोई बूढ़ी औरत नहीं देखी, बल्कि एक अत्यंत सुंदर युवा महिला देखी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके सामने वाली व्यक्ति सबीना ही थी। हालांकि वह दिखने में ज्यादा से ज्यादा 17 साल की लग रही थी। कारोन ने अनुमान लगाया कि उसने किसी उच्च जादू का उपयोग करके अपने शरीर को पुनर्गठित किया होगा, तभी वह इतनी युवा दिख सकती है। कारोन को वहां स्थिर खड़े देखकर सबीना तुरंत चिल्लाई, उसे वहां जाकर पालथी मारकर बैठने को कहो। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक जाना पहचाना चेहरा फिर से नजर आया। वह उसका चचेरा भाई रियो था। वह वहां पूरी तरह डरा हुआ बैठा था, लेकिन जो उसने पहले उसके साथ अच्छा किया था उसे याद करते हुए कारोन उसकी इस प्रतिक्रिया से हैरान नहीं हुआ। लगता है कि हम अक्सर मिलने वाले हैं, भाई। जल्द ही दोनों जमीन पर बैठ गए। सबीना ने कारोन में गहरी रुचि दिखाई, क्योंकि उसके अपने भाई ने भी इस बच्चे की बहुत प्रशंसा की थी। एक दिन वह समुद्र पर राज करेगा, और तुम सबीना, तुम्हें उसका प्रकाश स्तंभ बनना होगा। प्रशिक्षण शुरू होने के बाद जो हुआ उसने हेलो की बातों की पुष्टि कर दी। कारोन की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसका जादू सबीना की कल्पना से कहीं अधिक विशाल और खतरनाक था, और इसे निर्देशित करना असंभव था। वह धीरे से खड़ी हुई। पहले उसने उन्हें जादू के कुछ बुनियादी ज्ञान के बारे में बताया। उसके तुरंत बाद उसके शरीर से अचानक एक विशाल जादू का विस्फोट हुआ, एक तूफान की तरह, जिसने कारोन को लगभग अपनी आंखें खोलने से रोक दिया। क्या यही 8 सितारों के शिखर का नीला जादू है? यह वास्तव में भयानक है। सबीना मुस्कुराई और उन दोनों को कुछ चीजों के बारे में समझाया। लेस्टन परिवार की तकनीकों का ज्ञान,
जिनमें सबसे महत्वपूर्ण महासागर आधिपत्य कला थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह गहरे समुद्र से जुड़ी साधना की एक विधि है। नीले जादू का उपयोग करके उपयोगकर्ता अपने शरीर के भीतर एक महासागर बना सकता है। प्रत्येक महासागर एक सितारे के स्तर के अनुरूप होता है, अधिकतम 8 सितारे। एक बार जब उपयोगकर्ता 8 सितारों के शिखर को पार कर लेता है, तो शरीर के भीतर 8 महासागर एक में मिल जाते हैं और एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जिसे पाना कठिन है। इसे एकीकृत क्षेत्र कहा जाता है और पूरे महाद्वीप में केवल 3 लोग इस स्तर पर पहुंचे हैं। उनमें से एक तुम्हारे दादा हेलो हैं। यह सुनकर कारून दंग रह गया। एकीकृत क्षेत्र, वह उसके पिछले जीवन में एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे वह केवल देख सकता था, पा नहीं सकता था। लेकिन अब स्थिति अलग है। कारून के पास पिछले जीवन का समृद्ध अनुभव है, एक युवा शरीर और साथ में शुद्ध नीला जादू। हेलो, इस जीवन में मैं निश्चित रूप से तुम्हें पार कर जाऊंगा। सैद्धांतिक ज्ञान पूरा होने के बाद सबीना ने पहले उन दोनों को एक साथ आंखें बंद करने के लिए कहा और फिर जादू के महासागर को शरीर के सभी जादुई चैनलों के माध्यम से निर्देशित किया। यह जादू पर नियंत्रण पाने का पहला कदम था, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यह था कि कारून के प्रदर्शन ने तुरंत उसकी धारणा को बदल दिया, क्योंकि उसने देखा कि दूसरे के शरीर में हल्का नीला जादू धीरे धीरे नहीं बह रहा था, बल्कि एक विस्फोट की तरह बाहर निकल रहा था। सबीना को इससे भी अधिक आश्चर्य हुआ। कारून ने अपने शरीर में उस क्रूर लहर को जानबूझकर निर्देशित किया, अपने जादुई चैनलों का जबरन विस्तार करने के लिए। भले ही हर प्रहार शारीरिक फटने जैसा तीव्र दर्द लेकर आया, फिर भी उसने संकोच नहीं किया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था जादुई चैनल जितना चौड़ा होगा, भविष्य में जादू का प्रवाह उतना ही सुगम होगा। लगभग 1 घंटे के अभ्यास के बाद कारून ने जानबूझकर प्रशिक्षण की गति धीमी कर दी ताकि उसके छोटे शरीर को नुकसान न पहुंचे। दूसरी ओर जल्दबाज लियो ने तब तक जिद की जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। इससे सबीना को तुरंत एहसास हुआ कि ये दोनों बच्चे बिल्कुल एक स्तर पर नहीं थे। उसने न केवल उन तकनीकों का उपयोग किया जो उसने नहीं सिखाई थी, बल्कि वह अपने शरीर की सीमाओं को भी स्पष्ट रूप से पहचान सकता था और शांति से प्रशिक्षण रोक दिया। भाई, यह बच्चा ऐसा लगता है कि उसे लाइट हाउस की जरूरत नहीं है। कारून की क्षमता को महसूस करने के बाद सबीना अचानक बोली, 3 साल मेरे साथ प्रशिक्षण ले और मैं 3 साल तक आपकी सुरक्षा की गारंटी देती हूं। कारून जानता था कि इन शब्दों का वजन कितना अधिक था। इस नीला सागर शहर में हालो को भी सबीना से थोड़ा डर लगता था। जादुई प्रशिक्षण के अलावा उन्हें तलवारबाजी के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भी व्यवस्थित किया गया था। कारून ने जानबूझकर गिलोटिन अपने साथ ले जाया, जिससे लियो नाखुश हो गया। तुम इतनी खतरनाक चीज क्यों ला रहे हो? मैंने इसे पहले ही उस म्यान में रख दिया है जो मेरे दादाजी ने दिया था, ठीक है? कारून ने बस अपनी आवाज थोड़ी बढ़ाई। लियो का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उनके तलवारबाजी प्रशिक्षण के प्रभारी जेलास विंटरगार्ड थे, सी वुल्फ नाइट्स के कमांडर, और साथ ही एक 8 सितारा शूरवीर भी। उन्होंने पहले दोनों युवा स्वामियों का स्वागत किया, फिर उन्होंने बात बदली, यह बताते हुए कि सी वुल्फ नाइट्स में कोई तथाकथित युवा स्वामी नहीं होते। यदि आप दूसरों का सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको रेजिमेंट के लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ताकत दिखानी होगी। ज्यादातर रईस इसे सुनकर नाखुश होते, लेकिन कारून अपवाद था। कोई बात नहीं, यह वास्तव में बेहतर है। जेलास ने कारून को घूर कर देखा, सोचते हुए कि ऐसा अनोखा बच्चा वास्तव में दुर्लभ है। अब बगल में युवा स्वामी लियो को देखें। ओह, बेहतर है कि न देखा जाए। उसकी नजर फिर से कारून पर पड़ी। क्या आखिरकार एक सक्षम व्यक्ति आ गया है, एक जिम्मेदार उत्तराधिकारी? लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल कारून का चेहरा भयानक हो गया, क्योंकि एक दिन मैं उन सबको अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। जेलास ने यह देखा और सोचा कि यह बुरा है। ऐसा लगता है कि एक मुसीबत पैदा करने वाला व्यक्ति आया है, युवा स्वामी लियो से भी अधिक मुसीबत वाला। जल्द ही इस तरह 3 साल बीत गए। ड्यूक के कार्यालय में हालो और 2 अन्य लोग एक साथ इकट्ठा हुए। वह शांति से कुर्सी पर बैठकर पानी पी रहा था।
उसके सामने सबीना कारोन की स्थिति की रिपोर्ट कर रही थी। वह बच्चा, प्रतिभाशाली शब्द भी उसके लिए एक अपमान है। वह पूरी तरह से एक राक्षस है। तुम बहुत साहसी हो। मेरे पोते को राक्षस कहने की हिम्मत की। हालो की भावनाओं में अभी भी कोई उतार चढ़ाव नहीं था। तुम्हारा क्या विचार है? जेलास। वह वहां मौजूद दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़ा। जेलास थोड़ा रुका। मेरा विचार मैडम सबीना के विचार जैसा ही है। उसने 5 पहलुओं से कारोन की पुष्टि की, विशेष रूप से शारीरिक क्षमता, प्रतिभा, प्रशिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, इच्छा शक्ति और उसका साहस। मुझे लगता है कि उसकी क्षमता शायद पहले क्राउन प्रिंस से आगे निकल गई है। यह सुनकर हालो की आंखें तुरंत चमक उठीं। तुम्हारा मतलब मेरे बड़े पोते ह्यूगो से है? वह साम्राज्य का सबसे प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तुम्हारा मतलब है कि वह ह्यूगो से भी अधिक उत्कृष्ट है। परिवार में ऐसी 2 प्रतिभाओं के होने पर सबीना खुशी से हंस पड़ी, लेकिन साथ ही उसने हालो को याद दिलाया, एक पहाड़ पर 2 शेर नहीं रह सकते। भले ही आपके पोते को उत्तराधिकार में कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन आपके बेटों को हो सकती है। यह सुनने के बाद हालो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। अपना सिर झुकाकर वह कुछ सोचता हुआ प्रतीत हुआ। और दूसरी ओर पॉल को कारोन का पत्र मिला। पत्र में हाल के प्रशिक्षण की स्थिति के बारे में बताया गया था। साथ ही अपने पिता के प्रति चिंता भी व्यक्त की। और अंत में 2 वाक्य विशेष रूप से ध्यान खींचने वाले थे। मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। क्या आप कुछ और भेज सकते हैं? यह देखकर पॉल मुस्कुरा उठा। 3 साल पहले स्टेशन पर अलग होने की घबराहट अभी भी ताजा थी। उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी ढल जाएगा। सही कहा। पत्र लाने वाले बटलर ने सहमति जताई। इन पिछले कुछ वर्षों में नीला सागर शहर कभी शांत नहीं रहा है। यह सब उसकी वजह से है। लेकिन सौभाग्य से मैडम सबीना उसे बहुत प्यार करती हैं। इस पत्र के अलावा बटलर 2 अन्य खबरें भी लाया। पहला, सबीना नीला सागर शहर छोड़ने वाली है। दूसरा, कारोन अपने पहले मिशन में भाग लेने वाला है। पॉल के लिए इनमें से कोई भी खबर अच्छी नहीं थी, लेकिन बटलर ने उससे चिंता न करने को कहा। सी वुल्फ नाइट्स के शूरवीरों के कारोन के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने तो उसका एक उपनाम भी रख दिया है, नीला सागर शहर का छोटा पागल कुत्ता। लेकिन पॉल वास्तव में जिसकी चिंता कर रहा था वह यह नहीं था। गंभीर चेहरे के साथ उसने मेज के नीचे से एक बैग निकाला। यह काउंट बेलस के क्षेत्र में मिला था, एक व्यापारी की गाड़ी में। जांच करने के बाद पता चला कि यह एक प्रकार का एनेस्थेटिक है। वैसे एनेस्थेटिक एक प्रतिबंधित दवा है, इसलिए पॉल चाहता था कि बटलर जाकर जांच करे। और यहाँ नीला सागर शहर में कारोन ने अभी अभी जेलास की संग्रह की हुई शराब चुराई थी। हालांकि एक छोटे बच्चे के रूप में पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन शराब का स्वाद हमेशा उसे याद रहा। हालांकि जब वह चुपके से भागने की तैयारी कर रहा था, उसकी टक्कर 2 अजनबी पुरुषों से हो गई। आगे बढ़कर पूछने पर पता चला, आने वाला व्यक्ति बेलस परिवार का लोहान है। वह यहाँ तत्काल सैन्य समाचार देने आया है, लेकिन इत्तेफाक से कमांडर जेलास अभी यहाँ नहीं है। यह देखकर कि बेलस परिवार ने व्यक्तिगत रूप से सहायता मांगने के लिए किसी को भेजा है, कारोन को एहसास हुआ कि मामला पहले से ही बहुत गंभीर हो सकता है। सैन्य समाचार में देरी से बचने के लिए उसने पास के गार्डों को कमांडर जेलास को तुरंत सूचित करने का आदेश दिया, जबकि उसने लोहान को विवरण चर्चा करने के लिए मीटिंग रूम में आमंत्रित किया। यह दृश्य देखकर रोहन भी कारोन के तीव्र और निर्णायक राजनीतिक निर्णय से चकित था। क्या यह वास्तव में एक बच्चा है? लेकिन साथ ही वह दुविधा में पड़ गया। क्या वास्तव में एक बच्चे पर भरोसा किया जा सकता है? मीटिंग रूम में पहुंचकर कारोन को रोहन से पता चला कि क्षेत्र में लुटेरों का एक गिरोह आ गया है। वे बार बार ग्रामीणों को लूटते और उनका अपहरण करते हैं, और ग्रामीणों को अमीरों को गुलाम बनाकर बेच देते हैं। और चूंकि बेरुस परिवार आर्थिक रूप से गरीब था, वे एक असली सेना बनाने में सक्षम नहीं थे। इसलिए रोहन के पिता को स्वयं उपलब्ध सैनिकों के साथ उन्हें घेरने के लिए जाना पड़ा। परिणाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। लुटेरों का सफाया करने में विफलता मिली। उनके पिता भी इस लड़ाई में घायल हो गए, जिसके कारण वे दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं। यह सुनकर कारोन ने गुस्से में शराब की बोतल को मेज पर जोर से पटका।
इन लोगों को पूरी तरह से चीर दिया जाना चाहिए। लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ, तर्क के अनुसार भले ही बेरूस परिवार की सैन्य शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन वह इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए थी कि मामूली लुटेरे उसका मुकाबला कर सकें। रोहन के स्पष्टीकरण से पता चला कि ये लुटेरे वास्तव में दक्षिणी साम्राज्य की सेना के भगोड़े सैनिक थे। अब यह बात समझ में आती है। सुना है कि जब से उस दुष्ट सम्राट को पदच्युत किया गया है, साम्राज्य की सेना, जिसका आकार कम हो गया था, ने अपना ध्यान दक्षिण पर केंद्रित रखा है, क्योंकि वहां वह युद्ध छिड़ा था और चूंकि उत्तर के लिए कोई अतिरिक्त जगह नहीं थी, इसलिए सार्वजनिक व्यवस्था में अराजकता आना आश्चर्यजनक नहीं है। सभी कारणों को समझने के बाद कारोन ने सुझाव दिया कि मूड खराब है तो साथ में एक जाम पिए। आखिरकार बेरूस का क्षेत्र और उसके पिता का क्षेत्र पड़ोसी थे। वह किसी भी कीमत पर इसे अनदेखा नहीं करेगा, यहां तक कि वह स्वयं जाकर मदद करना चाहता था। लेकिन जब वे मजे से पी रहे थे थैंक यू, तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरी शराब को दोबारा मत छूना? ज़ेलास यहां डांटते हुए लहजे में आया, जिससे पास खड़े रोहन बुरी तरह डर गए। लेकिन वह केवल उन दोनों को डांटने नहीं आया था, वह उन दोनों के लिए अच्छी खबर भी लाया था। लुटेरों के बारे में जानने के बाद उसने तुरंत सेना को इकट्ठा किया। बेरूस की मुसीबत जल्द ही हल हो जाएगी। सेना के हस्तक्षेप की बात सुनकर कारोन ने उत्साह से कहा कि वह भी जाना चाहता है, लेकिन तुरंत ज़ेलास ने इसका विरोध किया। भले ही कारोन ने 3 वर्षों में अपने जादू के स्तर को 4 स्टार स्तर तक पहुंचा दिया हो और सीवुल्फ तलवारबाजी के 4थे स्तर तक अभ्यास कर लिया हो, लेकिन ज़ेलास का मानना था कि वास्तविक युद्ध और प्रशिक्षण पूरी तरह अलग होते हैं। 10 इसके अलावा सामने वाला एक प्रशिक्षित सेना है और यह भी नहीं पता कि उसमें अन्य विशेषज्ञ हैं या नहीं। वॉटेक्स से इनकार किए जाने पर कारोन थोड़ा अधीर हो गया। उसका हमेशा से मानना था कि अत्यधिक सुरक्षा अच्छी बात नहीं है। vertexskins.com। वास्तव में ज़ेलास भी इस बात को समझता था, लेकिन वह फिर भी सहमत नहीं हो सका। एक बच्चे को अज्ञात खतरे में डालना। हालांकि वह ज़ेलास को मनाने में असफल रहा, लेकिन कारोन के चेहरे पर एक रहस्यमय अभिव्यक्ति आई। अगली सुबह कारोन और लियो एक साथ रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए। यह ज़ेलास की उम्मीद से थोड़ा अलग था, लेकिन जिस बात की उसने उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि सबीना भी उनके साथ आई थी। दरअसल कारोन ने उसे अभिभावक के रूप में आमंत्रित किया था। ज़ेलास के लिए यह निस्संदेह एक अच्छी बात थी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वह उनके 3 साल के प्रशिक्षण के परिणामों को सत्यापित कर सकता था और उनके वास्तविक युद्ध के अनुभव को भी बढ़ा सकता था। और सबीना की ताकत सब जानते थे। अगर वह हस्तक्षेप करती तो मिशन आधे दिन में ही पूरा हो जाता। हालांकि जब वह इस बात से खुश हो रहा था, तभी सबीना ने उसे एक झटका दिया। उसने कहा कि वह केवल तब हस्तक्षेप करेगी जब दोनों बच्चों की जान को खतरा होगा, क्योंकि उसका नीला समुद्र शहर में होना एक गोपनीय मामला था और यदि लुटेरों को उसके अस्तित्व का पता चला तो वे निश्चित रूप से गायब हो जाएंगे। रोहन भी ऐसी स्थिति नहीं देखना चाहता था, लेकिन साथ ही वह बहुत चिंतित था। क्या वास्तव में इतना कठिन मिशन 2 बच्चों को सौंपा जा सकता है? एक को यह भी नहीं पता कि घबराहट क्या होती है और दूसरा बहुत चिंतित दिख रहा था। और लियो का ऐसा होने का कारण उसकी मां से जुड़ा था। दरअसल उसकी मां 3 साल पहले की बात को लेकर अभी भी दुखी थी। वह लियो के कारोन के करीब होने के लिए उसे कोसती थी। उसका मानना था कि वह इन बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा है और वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई शर्म नहीं है। लेकिन लियो मन ही मन ऐसा नहीं सोचता था। वह कारोन को एक प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता था। इसके विपरीत वह कारोन को एक लक्ष्य मानता था। उसकी नजर में कारोन एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने 13 साल की उम्र में भयानक 4 स्टार स्तर प्राप्त कर लिया था। यहां तक कि ह्यूगो, जिसे प्रतिभाशाली कहा जाता था, वह भी 14 साल की उम्र में 3 स्टार स्तर पर पहुंचा था और वह अब 15 साल का है और अभी अभी 3 स्टार में कदम रखा है। वह अपने और कारोन के बीच के अंतर को अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसकी मां ने यह सुनकर सोचा कि यह हीन भावना है, जबकि लियो ऐसा नहीं मानता था। उसे लगा कि यह तर्कसंगता है, वास्तविकता को पहचानना है। साथ ही उसका मानना था कि उसकी मां केवल एक पेड़ को देख रही है
और पूरे जंगल को नजरअंदाज कर रही है। इन 3 वर्षों में उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा, बल्कि कारोन को लक्ष्य बनाकर उसका पीछा करने की कोशिश की। यह सुनकर उसकी माँ कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन शब्दों के आने तक उसने चुप्पी साधे रखना ही चुना। तभी सबीना की एक पुकार ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। लियो, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। होश में आने पर उसने हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, थोड़ा सा। हालांकि यह पहला मिशन था। घबराहट समझ में आती है, लेकिन सबीना फिर भी थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि लियो और कारोन पूरी तरह से अलग थे। कारोन उस तरह का व्यक्ति था जो अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा के बदले दूसरों की जान बेचने से भी नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन लियो बिल्कुल अलग था। वह बहुत संकोच करेगा। इसलिए उसने धैर्यपूर्वक उसे समझाया, लियो, तुम्हें खुद पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर जानती हूं कि पिछले 3 वर्षों में तुमने कितना कठिन परिश्रम किया है। इसके अलावा तुम मेरे शिष्य हो। यह सुनकर लियो का मूड तुरंत खुशमिजाज हो गया। ठीक उसी समय ट्रेन ने संकेत दिया कि बेरुस क्षेत्र पहुंचने में 20 मिनट बाकी हैं। यस, संकेत सुनकर सबीना धीरे से खड़ी हुई। वह जानती थी कि अब यहां से निकलना और गुप्त रूप से छिपना आवश्यक है। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वह बेरुस क्षेत्र में मौजूद है। इतना कहकर उसने ट्रेन की खिड़की खोल दी। तेज ट्रेन से कूद गया। इससे पास खड़े 2 लोग बुरी तरह डर गए। दृश्य बदलता है। कारोन और उसके साथी घायल अर्ल के घर पहुंच गए। हालांकि अर्ल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उसने एक नजर में देख लिया कि कारोन 4 स्टार स्तर पर पहुंच गया है। वाइंड इसने कारोन को थोड़ा हैरान कर दिया। पता चला कि अर्ल उसके पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। स्वाभाविक रूप से वह परिवार के कुछ गुप्त नियमों के बारे में जानते थे, जिसमें यह शामिल था कि 4 स्टार तक पहुंचना आवश्यक है, तभी अकेले मिशन पर जा सकते हैं। लेकिन बोलते बोलते वह जोर जोर से खांसने लगा। रोहन ने यह देखा और तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। कारोन को एहसास हुआ कि वह अर्ल को और परेशान नहीं कर सकता, इसलिए वह और लियो बाहर चले गए। अगले दिन कारोन और उसके साथी अर्ल द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार गाइड के साथ बर्फीले पहाड़ों में चले गए। लेकिन लियो को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने धीरे से कारोन को चेतावनी दी, क्या हम वास्तव में इस जड़ी बूटी वाले डॉक्टर पर भरोसा कर सकते हैं? हालांकि वह अर्ल द्वारा नियुक्त गाइड है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वह लुटेरों का जासूस नहीं है। कारोन यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। आखिरकार तुमने दिमाग चलाना सीख ही लिया। असल में कारोन को पहले से पता था कि यह व्यक्ति एक जासूस है। इससे पहले उसने अर्ल के बेटे से पूछा था कि लुटेरों के ठिकाने को कैसे ढूंढा जाए। उसने कारोन को बताया WH वॉट 21 एक लुटेरा जासूस गाइड के रूप में नियुक्त किया जाएगा वॉट टॉक। इस तरह वे लुटेरों की सटीक स्थिति का पता लगा सकते हैं। वाकई ज्यादा देर नहीं बीती थी कि जड़ी बूटी वाला डॉक्टर कई लुटेरों के सामने पहुंच गया और शांति से अपना इनाम ले लिया। अपराधी ने उसे रहस्यमयी नजरों से देखा। हालांकि अपने से कई गुना ज्यादा लुटेरों का सामना करते हुए कारोन डरा नहीं, बल्कि वह बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह इन कीटों को चीरने के लिए बेताब था। सिर्फ एक पल में कारोन भीड़ के बीच पहुंच गया। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर लियो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह लड़का कोई राक्षस है? इसी तरह लुटेरे भी इसे समझ नहीं पा रहे थे। मारने वाली निर्णायक नजर, तलवार चलाने का तेज तरीका, बिट्रीट एंड लुटेरों में दहशत फैल गई। विट वी शुड उन्हें मुख्य सेना से मदद मांगने का विचार आया। रिट्रीट एंड, लेकिन स्क्वाड लीडर इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेकर कारोन की ओर गुस्से में झपटा। गुस्से में हमला करते हुए लुटेरा कप्तान को देखकर कारोन बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने हल्के से एक वार किया। तलवार की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर चली। लुटेरा कप्तान बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। इस दृश्य ने सभी को दंग कर दिया और लियो गहरी सोच में डूब गया। उसे तो हाथ चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐसा कारोन उसे अजनबी लग रहा था। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह युद्ध के मैदान का कोई अनुभवी जल्लाद हो। उसकी तलवार की ऊर्जा ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ निगल ले। 000
जिससे दम घुटने जैसा भारी एहसास हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जीवित बचे लोगों की रहम की पुकारों ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। कारों ने उस डरे हुए गंजे आदमी की ओर देखा और बस उससे एक रस्सी मांगी। सोचा था कि वह गंजे आदमी को बांधकर ले जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने खुद को और लियो को एक साथ बांध लिया। असल में उसने एक योजना सोची थी, लुटेरों के पूरे गिरोह को खत्म करने की एक साहसी योजना। पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए उसने गंजे आदमी से उनके हथियार भी जमा करवा लिए। इस सूक्ष्म सोच ने गंजे आदमी को संदेह में डाल दिया, क्या यह सच में सिर्फ एक बच्चा है? इस तरह जल्द ही वे लुटेरों के ठिकाने पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, कारों ने अंदर ऊर्जा की तीव्र हलचल महसूस की। यहां तक कि आर्टिफैक्ट गिलोटिन से भी हल्का नीला जादू निकलने लगा। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक कौवा खंभे पर कील से ठोंका गया है। यह संकेत था कि कुछ बुरा होने वाला है। वाकई अगले ही पल अचानक एक खून जैसा लाल घेरा प्रकट हुआ। यह देखकर सभी अपनी जगह पर जम गए। उन्होंने तय किया कि यह एक काला जादू है और इस स्तर का जादू कोई साधारण जादूगर नहीं कर सकता। कारोन को तुरंत एहसास हुआ कि मामला साधारण नहीं है। उसने जल्दी से गंजे आदमी से बंधन खोलने और हथियार निकालने को कहा, जबकि पास में खड़े लियो को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हुआ। वह बस उलझन में अपनी तलवार निकाल रहा था। एक पल में जादुई घेरे से अनगिनत कंकाल एक एक करके निकलने लगे। साथ ही दहाड़ने की आवाजें भी आने लगी। इससे गंजा आदमी इतना डर गया कि वह लड़खड़ा गया। एक मामूली गुर्गे के रूप में उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। समय बीतने के साथ घेरे में और भी ज्यादा कंकाल प्रकट होने लगे, लेकिन सौभाग्य से वे शुरुआत में सीधे अंदर नहीं गए थे। नहीं तो अब तक वे खून के धब्बे बन चुके होते। हालांकि ठीक उसी समय पास की इमारत पर धनुष बाण लिए लोगों का एक समूह दिखाई दिया। उनमें एक कवच पहने हुए आदमी भी था। ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ का मुखिया है। कारोन ने देखा कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वह जानता था कि इस स्थिति से निकलने के लिए पहले इस जादुई घेरे को तोड़ना होगा, लेकिन अभी उसे यह नहीं पता था कि जादू करने वाला कहाँ है। घबराहट में उसने गंजे आदमी की गर्दन पर तलवार रख दी। जीवित रहने का मौका पाने के लिए वह उसे धमकी देना चाहता था, लेकिन सामने वालों की प्रतिक्रिया से यह साफ था कि उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कोई रास्ता नहीं था। कारोन को तलवार हटानी पड़ी और गंजे आदमी को जाने दिया, लेकिन अब वह पूरी तरह से असहाय स्थिति में था। लियो के चेहरे से उसकी घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन कारोन अभी भी आत्मविश्वासी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि वह जरूर बाहर निकल जाएगा। असल में उसने अपने मन में पहले से ही एक रणनीति बना ली थी। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मन को हराने के लिए पहले उसके राजा को पकड़ो। हमें बस उस कमांडर को पकड़ना होगा। यह कहते ही उसके शरीर से अद्भुत जादुई शक्ति निकलने लगी। उसने लियो को जादुई घेरे के कंकाल सैनिकों से निपटने को कहा और वह खुद ऊपर की ओर उछला। जहां से वह गुजरा, कोई भी सैनिक बच नहीं सका। बस एक पल एफबी डैम, वह कमांडर के चेहरे के सामने पहुंच गया। ब्रैट गति के प्रभाव से वह तेजी से नीचे गिरा और एक वार में कमांडर का हाथ काट दिया। दूसरे के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं था। वह दर्द के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा। तीव्र दर्द के कारण उसका शरीर कांपने लगा। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। इस बीच लियो अभी भी कंकाल सैनिकों के साथ संघर्ष कर रहा था। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने तो अभी शुरुआत ही की थी और कारोन ने पहले ही लड़ाई खत्म कर दी थी और कमांडर को पकड़ लिया था। दूर खड़े सैनिक साहस नहीं जुटा सके, लेकिन कमांडर अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह सुरक्षित बाहर निकल जाओगे? लेकिन अगले ही पल कारोन ने उसकी जांघ में तलवार घोंप दी। उसने डरावने चेहरे के साथ कमांडर को आदेश देने को कहा कि उसके आदमी हथियार डाल दे और आत्मसमर्पण कर दे। कमांडर दर्द से करा उठा। कोई चारा नहीं था। उसे जैसा कहा गया वैसा ही करना पड़ा। उसकी आंखों में नाराजगी थी। किसने सोचा था कि इतना बड़ा गिरोह 2 बच्चों के हाथों हार जाएगा? यहाँ के मामले सुलझाने के बाद कारोन ने अपना ध्यान लियो की ओर लगाया। वह अभी भी कंकाल सैनिकों से लड़ने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन लड़ाई के दौरान जादुई घेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। इससे वह एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दरवाजे के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। थोड़ी देर बाद धुएं और धूल के बीच से एक व्यक्ति निकला जिसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। वह सबीना थी। जब वे दोनों लुटेरों से लड़ रहे थे, तब उसने छिपकर जादू करने वाले जादूगर को खत्म कर दिया। हालांकि मिशन सफल रहा, लेकिन उसे लगा कि यह पूरी तरह से सही नहीं था। पहला, क्योंकि लुटेरों के ठिकाने में लापरवाही से घुसना गलत था। दूसरा, बंधक बनाने का कृत्य कुलीनों की छवि को खराब करता है। और उसका मानना था, लड़ाई को पूरी तरह कुचलकर खत्म करने का यह अंदाज बिल्कुल उसके दादाजी जैसा था। थोड़ी देर बाद सैनिक भी लुटेरों की काल कोठरी में पहुंच गए और नागरिकों को छुड़ाने का काम शुरू कर दिया। बचाए गए नागरिकों और लुटेरे को देखकर गंजे आदमी को थोड़ा पछतावा हुआ, यह देखते हुए कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और उसने लुटेरों के खिलाफ अभियान में मदद की थी। इसलिए कारों ने उसे अन्य लुटेरों के साथ नहीं बांधा। लेकिन आखिरकार वह भी लुटेरों के गिरोह का हिस्सा था, इसलिए उसे भी साथ चलना पड़ा कमांडर के पास सजा पाने के लिए। जैसे ही उसने बात खत्म की, बचाए गए नागरिकों ने उसके लिए मिन्नतें करना शुरू कर दिया। दरअसल वह गंजा आदमी वास्तव में एक अच्छा इंसान था। जब नागरिक कैद में थे, वह चुपके से उन्हें खाना और दवाइयां पहुंचाता था। यह सुनकर कि सब उसके पक्ष में बोल रहे हैं, गंजे आदमी ने अपना सिर और झुका लिया। कारोन भी इस समय गहरी सोच में डूब गया। मैं उसके साथ नरमी बरतने पर विचार करूंगा। आखिरकार उसने मिशन पूरा करने में मेरी मदद की। यह सुनकर गंजा आदमी तुरंत भावुक हो गया और रोने लगा। उसने कहा कि वह अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित जरूर करेगा। लेकिन तभी लियो दूसरी मंजिल से चिल्लाया। ऐसा लगा जैसे उसे अंदर कुछ अद्भुत मिला हो। जब वे दोनों ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि अंदर एक हल्का चमकता हुआ छोटा बर्तन था। पास जाकर देखने पर कारोन को यह अविश्वसनीय लगा। यह वास्तव में जादुई शक्ति वाला एक जादुई पत्थर था। वह तुरंत समझ गया कि लुटेरों का इतना बड़ा गिरोह क्यों छिपा था इस मामूली बेलुस अल के क्षेत्र के दूर दराज के पहाड़ी इलाके में। इस बैरन के परिवार को शायद पता ही नहीं था कि उनके इलाके में जादुई पत्थरों की खदानें हैं। यह सोचकर कारोन के मन में अचानक एक दुष्ट विचार आया। लियो ने उसके चेहरे के भाव देखे और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह सोचने लगा कि यह आदमी आखिर क्या योजना बना रहा है। दृश्य बदलता है। वे पहले ही बैरन के पास वापस आ चुके थे और रोहन उनका स्वागत करने के लिए पहले ही बाहर आ गया था। कैदियों का इंतजाम करने के बाद रोहन ने सबीना को कमीशन देने की बात छेड़ी, लेकिन तभी कारोन ने बीच में ही बात काट दी। वह जानता था कि रोहन का क्षेत्र एक बार में इतना अधिक कमीशन देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने एक चालाकी भरा तरीका सुझाया। वह सस्पेंस बनाते हुए रोहन से पूछने लगा, क्या तुम उत्सुक नहीं हो कि लुटेरों ने एक गरीब और बदहाल बेलुस क्षेत्र पर कब्जा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे क्षेत्र में ऐसी चीज है। उसने अपनी जेब से अभी अभी मिला जादुई पत्थर निकाला। फिर उसने सभी को उस पत्थर की कीमत बताई और जोर दिया कि बेलुस परिवार फिलहाल इन खनिजों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद उसने रोहन को एक सुझाव दिया। वह यह था कि वे बेलुस परिवार के साथ मिलकर जादुई पत्थरों का खनन करें। शर्त के रूप में अजूर सी सिटी सुरक्षा और खनन के लिए धन प्रदान करेगी। यह सुनकर रोहन की पहली प्रतिक्रिया खुशी नहीं थी, बल्कि सदमा था। क्या यह वाकई एक बच्चे की सोच हो सकती है? इतनी बड़ी योजना, क्या वास्तव में उसकी बात मानी जाएगी? और कारोन ने रोहन की चिंता को भांप लिया। उसने कहा कि विस्तृत विवरण के लिए ड्यूक का निर्णय लेना होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सी वुल्फ नाइट्स यहां तैनात होंगे। यह सुनने के बाद रोहन ने एक आखिरी सवाल पूछा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। वह यह था कि ड्यूक का निवास इसमें से कितना हिस्सा चाहता है। हालांकि कारोन में अच्छी व्यावसायिक समझ है, लेकिन इतने बड़े हिस्से वाले व्यवसाय के लिए 13 साल के बच्चे के पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए उसने कहा कि उसे वापस जाकर अपने पिता से पूछना होगा। यह देखकर कि कारोन ने बस कुछ ही समय में सहयोग की इच्छा तय कर ली।
सबीना को भी बहुत खुशी हुई। जैसे जैसे रात गहरी हुई, वे सब अपने क्षेत्र में वापस लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन रास्ते में सबीना ने कहा कि यह ऑपरेशन विफल रहा। कारोन उलझन में था। सबीना ने समझाया, उस समय स्थिति थोड़ी जटिल थी। जिस जादूगर को मारा गया वह कोई साधारण जादूगर नहीं था, बल्कि एक 6 सितारा डार्क मैज था, और वह साम्राज्य का द्वितीय श्रेणी का वांछित अपराधी भी था। कल्पना कीजिए, साम्राज्य में मनमानी करने वाला एक द्वितीय श्रेणी का वांछित अपराधी, और साथ में राज्य के सैनिकों की मदद। अगर उस समय जादूगर को मेरे द्वारा नहीं मारा गया होता तो तुम्हारा क्या हाल होता? यह सुनकर हालांकि कारोन थोड़ा निराश दिखा, लेकिन वह समझ गया कि यह एक सबक था। और पास खड़े लियो ने जब यह सुना तो उसका मूड और खराब हो गया। उसे लगा कि उसकी अपनी कोई राय नहीं है। वह बहुत अधिक हिचकिचा रहा था। उसने ऑपरेशन में कोई भूमिका नहीं निभाई, लेकिन सबीना ऐसा नहीं सोचती थी। उसे लगा कि लियो का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर था, बस वह पर्याप्त आत्मविश्वासी नहीं था। और जहां तक अजूर सी सिटी की बात है, हेरोल्ड भी शाही महल से वापस आ गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने स्टुअर्ट से घर के हालात के बारे में पूछा। बटलर ने उसे बताया, बेरूस भेजे गए शूरवीर पहले ही वापस लौट रहे हैं। कारोन और मास्टर लियो भी साबिना के साथ मिशन पूरा कर चुके थे। लेकिन तभी एक नौकर घबराते हुए वहां आया। उसके हाथ में एक स्क्रॉल था। यह शाही महल से आया एक जरूरी पत्र था। इससे हारो थोड़ा उलझन में पड़ गया। वह अभी अभी शाही महल से लौटा था। खोलने पर पत्र की जानकारी ने उसे चौंका दिया। सम्राट ने खुद कारोन को राजधानी में आमंत्रित किया था। इसी बीच कारोन और उसके साथी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उसके पिता पाल उसका स्वागत करने के लिए पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बुआ का अपने बेटे की देखभाल के लिए धन्यवाद किया। लियो बाहर जाने के बाद अधिक विनम्र हो गया था। उसने अपने चाचा का बहुत सम्मान के साथ अभिवादन किया। पाल ने भी बहुत प्यार से प्रशंसा की। बेरूस में उसके वीरतापूर्ण प्रदर्शन की इस अचानक मिली प्रशंसा ने उसे थोड़ा शर्मा दिया। कुछ औपचारिकताओं के बाद वे सभी वापस घर की ओर चल दिए। रास्ते में साबिना ने पाल से साम्राज्य की स्थिति के बारे में पूछा। पाल ने उसे बताया, अपने परिवार के अलावा साम्राज्य के कई शक्तिशाली परिवार ड्यूक सैल्मन और डियाज के इर्द गिर्द तेजी से इकट्ठा हो रहे हैं। पिता ने मूल रूप से राजधानी जाकर कुछ परिवारों से मिलने की योजना बनाई थी ताकि वहां की स्थिति को समझा जा सके, लेकिन वे अधिक स्वागत योग्य नहीं थे और सम्राट के साथ उनकी सभी बातचीत का परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी योजनाएं रद्द कर दी। यह सुनकर साबिना का चेहरा गंभीर हो गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। ड्यूक सैल्मन और डियाज वही लोग थे जिन्होंने क्रूर सम्राट को उखाड़ फेंका था और वर्तमान सम्राट को गद्दी पर बिठाया था। लेकिन अब वास्तविक शक्ति उनके हाथों में है और उसका भाई हारो ने क्रूर सम्राट के पतन के बाद सत्ता न संभालने का फैसला किया था, क्योंकि उसे लगा कि यह साम्राज्य के भविष्य के लिए सबसे अच्छा होगा। हालांकि ऐसा करने का परिणाम यह था कि वे अब एक निष्क्रिय स्थिति में हैं। वर्तमान में साम्राज्य की स्थिति उन्हें महसूस कराती है कि शांति का युग समाप्त होने वाला है। हालांकि अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर है। साबिना का मानना था कि शायद कारोन ने जो किया है वह उन्हें इस निष्क्रिय स्थिति को बदलने में मदद करेगा, क्योंकि यदि एक उचित बहाना मिल जाए तो वे अन्य परिवारों की भूमि पर सेना तैनात कर सकते हैं, जिससे उनका प्रभाव बढ़ेगा। और संयोग से कारोन द्वारा प्रस्तावित सहयोग सबसे अच्छा बहाना था। यह कहने के बाद वह पाल की प्रशंसा करना नहीं भूली। आपने वास्तव में एक बहुत अच्छा बेटा पैदा किया है। सही समय पर परिवार के लिए इतनी फायदेमंद कार्रवाई की। यह सुनकर पाल शर्म से लाल हो गया। इस तरह वे जल्द ही प्रशिक्षण शिविर में लौट आए। यहां वे जेलस से मिले। मिलने पर सबसे पहले वह कारोन और अन्य के कारनामों से हैरान हुआ। उसके तुरंत बाद कैदियों से निपटने का मुद्दा आया, लेकिन यह बात कहना मामूली नहीं था। जैसे ही यह कहा गया, पास खड़े गंजे व्यक्ति की घबराहट बढ़ गई। लेकिन कारोन के स्पष्टीकरण के बाद
गंजे व्यक्ति को न केवल हल्की सजा मिली, बल्कि कारों ने उसे अपना सेवक बनाने का निर्णय लिया। सब कुछ तय करने के बाद दोनों आराम करने के लिए वापस जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी जेलस ने उन्हें रोक लिया। रुको, तुम्हारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। मिशन का पुनर्मूल्यांकन करने और भविष्य के प्रदर्शन को सुधारने के लिए जेलस ने उनसे एक रिपोर्ट जमा करने को कहा। यह सुनकर कारोन खुश नहीं हुआ, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने पहले यह तय किया कि रिपोर्ट दोनों मिलकर बनाएंगे और केवल एक ही रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, टुगेदर। फिर उसने लियो का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। जस्ट रोट इट, क्योंकि मैंने सारा कठिन काम किया है। बी फास्टर इफ वी, तो रिपोर्ट लियो को ही संभालनी चाहिए, टुगेदर। तुम ध्यान से सोचो। एक बार रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद चाचा भी उसे देखेंगे, है ना? इसका मतलब है कि तुम रिपोर्ट में अपनी उपलब्धियों को उभार सकते हो। इस तरह तुम्हें चाचा को खुश करने का मौका मिलेगा। मीठी बातों के प्रभाव में लियो का ब्रेन वॉश सफलतापूर्वक हो गया। पास खड़े जेलस से यह सब देखा नहीं गया। इसी समय साबिना ने एक पोटली उनकी ओर फेंकी। यह वांछित अपराधी का सिर है, इसे ठिकाने लगाओ। यह कहकर वह मुड़ी और चली गई। साबिना के जाने के बाद कारोन, जिसे हॉस्टल जाकर आराम करना चाहिए था, वह प्रशिक्षण हॉल की ओर चल दिया। दरअसल मिशन के बाद वह 4 स्टार स्तर पर पहुंच गया था। उसे अपनी ताकत को मजबूत करने की जरूरत थी और अकेले गिलोटिन को नियंत्रित करने का प्रयास करना था। यह देखकर जेलस को बहुत संतोष हुआ। उसने मन ही मन सोचा, कौन विश्वास करेगा कि वह केवल 13 साल का बच्चा है। दूसरी ओर हारो ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना मुश्किल था, जब तक कि एक बक्सा ऊपर नहीं लाया गया। हारो ने सावधानी से बक्से को खोलने की तैयारी की। जैसे ही खोला, बक्से से बैंगनी रोशनी निकली। दरअसल यह पश्चिमी मैदान के एक राक्षस का फर था। ऊपर से यह कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन इसके अंदर क्रूर सम्राट की काली ऊर्जा समाहित थी। जैसे ही यह बात कही गई, सभी लोग दंग रह गए। क्या क्रूर सम्राट की मृत्यु कई साल पहले नहीं हो गई थी? इसी कारण से चीजें डरावनी होने वाली थी, क्योंकि इसका मतलब था कि 2 संभावनाएं हैं। या तो यह क्रूर सम्राट की बची हुई इच्छा का अवशेष है, या फिर क्रूर सम्राट अभी भी जीवित है। हारो का मानना था कि यह निश्चित रूप से साम्राज्य के आंतरिक मामलों से संबंधित है, लेकिन ये सब अभी केवल अनुमान थे। अब असली समस्या यह थी कि सम्राट ने कारोन को राजधानी बुलाने का आदेश दिया है। यह सुनते ही पाल अचानक तनाव में आ गया। साथ ही राफेल के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। लेकिन हारो ने कहा कि वह पहले कारोन की इच्छा पूछेगा। यदि वह जाने के लिए तैयार होता है, तो वह कारोन की सुरक्षा के लिए सी वुल्फ नाइट्स को साथ भेजेगा, ताकि कारोन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन इससे पहले उसे यह पता लगाना होगा कि कारोन ने बैरन लोहान के साथ ऐसा समझौता क्यों किया। कहने के बाद उन्होंने जेलस से कालोन को लाने के लिए कहा, और इस समय कालोन अपने पूरे शरीर में गहरे नीले जादू को प्रवाहित कर रहा था। थोड़ी देर बाद जेलस यहां पहुंच गया। कालोन का अभ्यास भी ठीक उसी समय समाप्त हुआ। इस तरह उसे जेलस द्वारा मीटिंग रूम में लाया गया। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, उसे हेलो की गुस्से भरी नजरों का सामना करना पड़ा। तुम्हें बैरन बेलस के साथ निजी तौर पर सौदा करने की अनुमति किसने दी? कालोन अचानक हक्का बक्का रह गया। उसने स्पष्ट रूप से परिवार के लिए एक बड़ा सौदा किया था, तो फिर उसे डांट क्यों मिल रही थी? दरअसल हेलो को लगा कि एक बच्चे का किसी क्षेत्र के प्रमुख के साथ निजी तौर पर सौदा करना दूसरों के प्रति अत्यधिक अनादर की बात है। एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात शिष्टाचार है। लेकिन कालोन ऐसा नहीं सोचता था। उसका मानना था कि परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है। जैसे ही उसने यह बात कही, सब लोग मुड़कर उसे देखने लगे। यहां तक कि हेलो ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस उम्र में ऐसी बात कह सकेगा। इस सौदे के मूल्य को देखते हुए वह अपनी उपलब्धि पर गर्व कर सकता था। हालांकि उसने परिवार के हितों को अपने हितों से ऊपर रखा। यह वास्तव में दुर्लभ है। हालांकि इस बात की खुशी थी कि उसके पोते में ऐसी सोच है।
लेकिन सम्राट के पत्र ने उसकी खुशी कम कर दी। और जब कालोन को इस बात का पता चला, सबसे पहले उसके मन में सम्राट के खुफिया नेटवर्क की ताकत आई। उसने अभी अभी सौदा किया था और तुरंत बाद सम्राट का पत्र आ गया। लेकिन ध्यान से सोचने पर यह गलत लगा। वर्तमान सम्राट केवल एक कठपुतली है। केवल वे शक्तिशाली रईस ही ताकतवर हैं। हेलो ने महसूस किया कि कालोन चिंतित है और कहा कि अगर वह नहीं जाना चाहता तो खुद पर दबाव न डाले। हेलो जानता था कालोन की बुद्धिमत्ता के साथ उसे निश्चित रूप से एहसास हो गया होगा कि अभी राजधानी जाने का क्या मतलब है। वहां के रईस परिवार निश्चित रूप से यह जानना चाहते होंगे कि कालोन वास्तव में कौन है। शायद ध्यान न खींचना ही अधिक समझदारी है। राजधानी से बचना भी एक विकल्प है। उसे लगा कि कालोन राजधानी जाने के लिए सहमत नहीं होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल उसने दृढ़ता से कहा कि वह निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि वहां वह अपने नाना से मिल सकता था। लेकिन उसकी एक और शर्त थी, वह यह कि लियो को साथ ले जाना होगा। ऊपरी तौर पर उसने कहा कि लियो का भी योगदान है। यह वास्तव में अपने चाचा को गुप्त रूप से साजिश रचने से रोकने के लिए था। हेलो ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे तौर पर सहमत हो गया। लेकिन हंस की टीम को साथ जाना होगा। कालोन थोड़ा उलझन में था। जब उसके नाना वहां थे तो फिर सुरक्षा गार्डों की क्या जरूरत थी। हेलो ने समझाया कि यह केवल गलती की गुंजाइश को कम करने के लिए था। आखिरकार कोई नहीं जानता कि यह मामला कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस तरह मीटिंग में अंततः यह निर्णय लिया गया कि वे 3 दिनों बाद प्रस्थान करेंगे। लेकिन प्रस्थान करने से पहले उन्हें अभी कुछ चीजें सुलझानी थी। अगले दिन कालोन अपने पिता के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बेलस क्षेत्र में गया। उसे लगा कि समझौते के विवरण पर बातचीत करना कठिन होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह चाहे जो भी कहे। बैरन लोहान ने सहमति में सिर हिला दिया। अंत में यह तय हुआ कि अज्योर सी सिटी का हिस्सा 80% होगा और बेलस का हिस्सा 20% होगा। लेकिन तभी लोहान ने एक अजीबोगरीब मांग रखी। वह अपने 20% हिस्से में से 5% कालोन और लियो को देना चाहता था। अगर यह केवल एक इनाम या धन्यवाद शुल्क होता तो यह बहुत महंगा होता। सालों से व्यापार कर रहे पॉल तुरंत समझ गए कि ऐसा करने का केवल एक ही कारण था, और वह था अज्योर सी सिटी के 2 युवा वुल्फ किंग्स को खुश करना। यह कहना होगा कि उसकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी है। बेलस परिवार ने वास्तव में एक अद्भुत व्यक्तित्व पैदा किया है। यह सुनकर कि लोहान अपने निजी हिस्से से 5% उसे देना चाहता था, कालोन के मन में अचानक एक दुष्ट विचार आया। बातचीत खत्म होने के बाद वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन का इंतजार करते समय कालोन ने लियो के साथ उस 5% के वितरण योजना के बारे में बात की। एक पागल कुत्ते बनने का संकल्प लेने वाले व्यक्ति के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से कुछ पागलपन भरे काम करने थे। उसने दोनों के बीच 9:01 के बंटवारे का प्रस्ताव रखा। स्वाभाविक रूप से लियो सहमत नहीं हुआ, लेकिन कालोन की बड़ी मुट्ठी को देखकर उसे सहमत होना पड़ा। हालांकि सामने से वे ऐसे भयंकर दिख रहे थे, लेकिन पीछे से देखने पर दोनों बचपन के उन दोस्तों की तरह लग रहे थे जिनके संबंध बहुत अच्छे थे। पॉल ने यह देखा तो उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। जल्द ही रात हो गई। कालोन और लियो ने अपने छात्रावास के कमरे में राजधानी जाने के बारे में बात की। लेकिन जैसे ही लियो राजधानी की सुंदरियों के सपने देख रहा था, सबीना अचानक खिड़की से अंदर कूद गई। उसका चेहरा शराब के प्रभाव से हल्का लाल था और उसके हाथ में वोडगार्ड की एक बोतल थी। अंदर आते ही उसने कालोन से वाइन ग्लास मांगा। अपनी चोरी छिपे शराब पीने की बात छिपाने के लिए कालोन ने बेप्सी का नाटक करते हुए कहा, तुम एक 13 साल के बच्चे के कमरे में वाइन ग्लास मांग रही हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगले ही पल उसे एक ग्लास मिल गया। ओ वाह! उसने उनमें से प्रत्येक को एक एक ग्लास फेंक कर दिया। शराब डालने के बाद उसने पहले दोनों की प्रगति की प्रशंसा की। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। दरअसल उसे अगले दिन उत्तरी सागर वापस जाना था। वह राजधानी में उनके प्रदर्शन की गवाह नहीं बन पाएगी। यह सुनकर लियो भावनात्मक रूप से टूट गया। सबीना ने यह देखकर उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि सीधे उसका मजाक उड़ाया। तुम इतने भावुक हो।
और तुम अभी भी राजधानी के भोज में लड़कियों को रिझाना चाहते हो। यह सुनकर कालोन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल वह उसके बारे में बात करने लगेगी। सबीना ने लियो को एक सुझाव दिया। अगर तुम पार्टी में जाते हो तो बेहतर होगा कि तुम कालोन के साथ न जाओ। लियो थोड़ा उलझन में था। सबीना ने समझाया, उसके रूप, प्रतिभा और उस चुंबक जैसे आकर्षक व्यक्तित्व के बारे में सोचो। क्या तुम अब भी नहीं समझते कि आगे क्या होगा? यह सुनकर लियो का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कालोन को झपट लिया। मेरी शादी करने के मौके को बर्बाद मत करो। यह सुनकर कालोन सहमत नहीं था और लियो पर जोर से चिल्लाया, तुम क्या बकवास सोच रहे हो? इस तरह वे आधी रात तक पीते रहे। उसी समय हेलो ने देर रात पॉल को बुलाया। उसने पहले सरल शब्दों में बेलस सौदे के बारे में पूछा। फिर अनुबंध के विवरणों की समीक्षा की गई। पता चला कि लुहान ने कालोन और अन्य लोगों को अतिरिक्त 5% हिस्सा दिया। वह बेलोस द्वारा एक बुद्धिमान व्यक्ति तैयार करने की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अंत में उसने बेलोस के मामलों का पूरा अधिकार पाल को सौंप दिया। हालांकि यह खुशी की बात थी, लेकिन उसने हालो के चेहरे के भावों से देखा कि यह बुलाए जाने का मुख्य कारण नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिता के चेहरे पर कभी नहीं देखा था कि वह इतना पीला पड़ गया हो। काफी देर की खामोशी के बाद हालो ने अर्थपूर्ण तरीके से अपने हाथ में शराब का गिलास उठाया। पाल, क्या तुम जानते हो, राजा महामहिम ने कभी सीधे तौर पर नहीं बुलाया, मेरे अलावा किसी और को। यानी कि कालोन का राजधानी में बुलाया जाना बिल्कुल भी उतना सरल नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। यह सुनकर पाल भी गंभीर होने लगा। चूंकि हालो ने ही अत्याचार को उखाड़ फेंका था, इसलिए वर्तमान शासन स्वाभाविक रूप से पुराने इतिहास के दोहराव से डरता है। यही वह बात है जिसकी हालो को हमेशा चिंता रहती थी। और राजधानी की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पाल चाहता था कि उसके पिता सम्राट के अनुरोध को अस्वीकार कर दें, लेकिन हालो ने इसे मना कर दिया। पाल जानना चाहता था कि क्यों, लेकिन हालो का जवाब उसकी उम्मीद से परे था। दरअसल हालो इस बात के जरिए यह देखना चाहता था कि कालोन की क्षमता वास्तव में कितनी है, क्योंकि कालोन को पूर्वजों की तलवार ने चुना था। वह परिवार का एक मुख्य व्यक्ति बनने के लिए नियत था और रायस्टन परिवार के सदस्य के रूप में उसे निश्चित रूप से बाहरी शक्तियों के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि भविष्य में उसे अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ेगा। अगर उसे हमारे परिवार के भविष्य का भार उठाना है तो उसे इसे सहने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए यह एक अपरिहार्य निर्णय था। यह कहकर उसने अपने हाथ की सारी शराब पी ली। उसे लगा कि पाल चिंता के कारण अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर विरोध करेगा, लेकिन उसने भी अपने हाथ की शराब एक ही बार में पी ली। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है। उसकी आवाज बुलंद और दमदार थी। यह एक पिता का अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास था। हालो ने आखिरकार चैन की सांस ली। अगली सुबह जल्दी सबीना घोड़ा लेकर शहर के गेट के बाहर आई। क्या तुम सच में उन 2 छोटे बच्चों को अलविदा नहीं कहना चाहती? जेलस ने पास में खड़े होकर पूछा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सबीना का अगला जवाब उसका दिल तोड़ देगा। सबीना ने उसे बताया कि कल रात उसने उन छोटे बच्चों के साथ आधी रात तक शराब पी, उसकी वोदका पी। यह कहकर वह घोड़े पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गई। जाते समय उसने छोटे बच्चे के शयन कक्ष की खिड़की की ओर देखा और पाया कि कालोन उसे देख रहा था। एक अपनी बड़ी चाची की शिक्षा के लिए आभार था और परिवार के भविष्य के लिए एक सपना था। लेकिन दुनिया में कोई भी दावत हमेशा के लिए नहीं होती। अब जाने का समय आ गया है। कमरे में कालोन ने सबीना को जाते हुए देखा। जब तुम वापस आओगी मैं निश्चित रूप से पर्याप्त शराब तैयार रखूंगा। साथ ही वह यह भी समझ गया कि सबीना का जाना इसका मतलब था कि उसके चाचा अब अपनी चाल चलने वाले हैं। तभी एक पुकार ने इस शांति को तोड़ दिया। कालोन, तुम यहां हो। पीछे मुड़कर देखा तो उसके चाचा डेल्स वहां दिखाई दिए। वे ठंडी आंखें उसे घूर रही थी। वाकई जिसका नाम लिया वही हाजिर हो गया। कालोन थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी उसने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया।
उसे लगा कि वह उकसाने और कड़वी बातें करने आया है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह कालोन से मदद मांगने आया है। कालोन, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? कालोन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हकलाते हुए हाँ कहा। दरअसल वह चाहता था कि कालोन राजधानी में उतना उद्दंड न हो जितना वह अजूर सी सिटी में था। यह सुनकर कालोन को तुरंत पसीना आने लगा। दरअसल वह उसे हमेशा से नजरबंद रख रहा था, लेकिन सही और गलत के बीच वह अब भी अंतर समझ सकता था। राजधानी में कई दुश्मन हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे परिवार को अलग कर दें। अगर तुम उनके लिए मुसीबत खड़ी करने का बहाना बने तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया, कालोन को अकेला हैरान छोड़कर। दिखने में यह एक साधारण बातचीत थी, लेकिन कालोन की नजर में यह रुतबे का दबाव और अनादर था। उसने मन ही मन कसम खाई, एक दिन मैं उस अहंकारी चेहरे को दर्द से तड़पाऊंगा। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर कालोन और उसके साथी पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। गंजा लुटेरा भी इस समय देर से पहुंचा। मिलते ही उसने कालोन को एक नया जीवन देने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन कालोन ने शरारत से उसे डरा दिया। मैं तो बस तुम्हें राजधानी की काल कोठरी में बंद करना चाहता हूं। यह सुनकर गंजा डर के मारे पीछे हट गया। ठीक उसी समय हंस के संचार उपकरण से गाड़ी में चढ़ने का आदेश आया, लेकिन जब वे गाड़ी में चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, कालोन के पिता दूर से हांफते हुए दौड़कर आए। उन्होंने कहा कि उनके नाना ने उन्हें भेजा है, लेकिन असल में वे अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। आखिरकार यह बार पिछली बार से अलग था। इस बार सबीना साथ नहीं थी और राजधानी का रास्ता बहुत लंबा था। कोई भी चिंतित होता। मुसीबत न खड़ी करने की कुछ आधिकारिक चेतावनियों के बाद वे सभी सफलतापूर्वक रवाना हुए। डिब्बे के अंदर कालोन ने बेसब्री से हंस से पूछा कि पहुंचने में और कितना समय लगेगा। हंस ने बताया कि वे अभी केवल तेबेई स्वायत्त क्षेत्र में पहुंचे हैं। अभी पहुंचने में समय लगेगा। तेबेई स्वायत्त क्षेत्र का नाम सुनते ही लियो एकदम उत्साहित हो गया। वह एक अलग तरह का शहर था। वहां न केवल आम नागरिक सीधे मेयर का चुनाव कर सकते हैं, बल्कि वहां का वाणिज्य और औद्योगिक विकास अधिक परिपक्व है। इसलिए यह साम्राज्य में वह जगह है जहां पूंजी सबसे अधिक तेजी से घूमती है। इस शहर में पैसा ही रुतबा है, क्योंकि साम्राज्य के भीतर उनके पास भारी पूंजी है, लेकिन साथ ही उन्हें अक्सर अन्य क्षेत्रों के स्वामियों द्वारा सख्त नियंत्रण में रखा जाता है। यहाँ तक कि कुछ बंधुआ मजदूर अत्याचारी स्वामियों के शासन से मुक्त हो जाते हैं और दूसरी जगहों पर भाग जाते हैं। हालांकि वे अजूर सी सिटी के लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। वे कभी कभी उनके शूरवीर दल की ओर भी बड़े पैमाने पर अनुरोध करना। अभी सुना है शून्य। कारोन की तिबे स्वायत्त क्षेत्र में गहरी रुचि पैदा हुई। यह भी कहा कि मिशन खत्म होने के बाद वह चुपके से वहां जाएगा। पास में खड़े लियो ने सुनकर तुरंत सहमति जताई कि वह भी जाना चाहता है। लेकिन जब वे दोनों अपनी सुंदर योजनाओं की कल्पना कर रहे थे, पास की पूर्वज तलवार गिलोटिन ने अचानक तीव्र प्रतिक्रिया दी, और इसका मतलब था कि आसपास निश्चित रूप से खतरा है। क्या यह राफेल और उनके साथियों का काम है? लेकिन ध्यान से सोचने पर उन्हें यह जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी। तो फिर वह कौन हो सकता है? तेज सूंघने की शक्ति वाले कारोन को एहसास हुआ कि मामला सरल नहीं है। उसने तुरंत हंस को तिबे स्वायत्त क्षेत्र से संपर्क करने के लिए कहा और अन्य लोगों को युद्ध की स्थिति में आने के लिए कहा। लेकिन अब एक समस्या है। अगर खतरा बाहर से आता है तो वे इस तेज रफ्तार ट्रेन पर हमला कैसे करेंगे? हालांकि इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन पर तुरंत एक बड़ा गड्ढा हो गया। ट्रेन भी धमाके से पलट गई। ट्रेन में मौजूद लोग बुरी तरह हिल गए और गिर पड़े, लेकिन वे घबराए नहीं, बल्कि शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने सबसे पहले सहायता संदेश भेजने के बाद अपनी हताहतों की संख्या की गणना की, यह जानने के बाद कि चोटें गंभीर नहीं है। हंस ने 2 युवा ड्यूक्स को पहले जाने के लिए कहा और खुद हमलावर को रोकने का फैसला किया। लेकिन तभी कारोन के हाथ में मौजूद गिलोटिन ने फिर से प्रतिक्रिया दी। इसका मतलब है कि खतरा पहले ही, जैसा कि अपेक्षित था, टूटी हुई खिड़की से देखा जा सकता था कि हमलावरों ने उन्हें ढूंढ लिया है।
वास्तव में ये लबादा पहने हुए लोगों का एक समूह था। उन्होंने पहले से ही पटरियों पर विस्फोटक रख दिए थे। इस समय कारोन अच्छी तरह जानता था कि घायल लियो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा ब्रो। जीवित रहने का केवल एक ही तरीका है, और वह है उन सबको मार डालना। लेकिन जब उसने रास्ता खोजने वाले को उड़ा दिया और मलबे से बाहर निकला, तो उसने पाया कि विरोधियों की संख्या उससे कहीं ज्यादा थी, और वे मूल रूप से 3 स्टार से ऊपर के स्तर के थे। उनका नेता तो भयानक 6 स्टार स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि कारोन डरा नहीं, बल्कि एक पागल कुत्ते की तरह सामने वाले को उकसाने लगा। ऐसा लगता था कि सामने वाले भी कारोन के पागल कुत्ते जैसे व्यवहार से डर गए थे। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। नेता ने भी अपने टीम के सदस्यों की डरपोक प्रकृति को देख लिया। वह सीधे कारोन की ओर बढ़ा। मैं इससे निपटता हूं। अपने से उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए दूसरे लोग सोचने लगते हैं कि कैसे भागे, लेकिन कारोन किसी और की तुलना में ज्यादा उत्साहित दिख रहा था। लेकिन अगले ही पल हंस ने एक छलांग लगाकर आगे रास्ता रोक लिया। यह एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है, तुम लोग जल्दी भागो। यह देखकर नेता के चेहरे पर तिरस्कार के भाव आए। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। हालांकि हंस को उसे हराने का भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वह बिना पीछे हटे कारोन के सामने खड़ा रहा। टीम लीडर होने के नाते वह जानता था कि हमला करना ही सबसे अच्छा बचाव है, लेकिन उसके सभी कौशल प्रतिद्वंद्वी ने चकमा दे दिया। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि प्रतिद्वंद्वी की अगली हरकत ने उसे थरथरा दिया। वह पाबल सल्तनत का 6 स्टार योद्धा सियोन की प्रतिनिधि हरकत थी। इसने उसे कुछ समय के लिए उलझन में डाल दिया। पाबल सल्तनत का शूरवीर साम्राज्य की सीमा के भीतर क्यों है? जब साम्राज्य ने सल्तनत के साथ हस्ताक्षर किए थे एक अनाक्रमण संधि, वे अचानक लॉर्ड कारोन को क्यों निशाना बना रहे हैं? सल्तनत और ड्यूक रेस्टन परिवार के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। समझ न पाने के कारण वह मुश्किल से सियोन के तीखे हमलों को झेल रहा था। हालांकि उसकी लड़ाई में बढ़त नहीं थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके साथियों ने जीत हासिल कर ली थी। अपनी कमजोर स्थिति को जानते हुए सियोन ने न तो आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना और न ही भागने का। उसने दृढ़ निश्चय के साथ सबसे शक्तिशाली प्रहार करने का फैसला किया। उग्र जादुई शक्ति से जलते हुए सियोन को देखकर हंस का शरीर कांप उठा। यह आदमी जीवित वापस जाने का इरादा नहीं रखता। हंस जानता था उसे रोकने के लिए केवल आत्मविस्फोट का रास्ता था। उसने बिना किसी संकोच के अपनी सारी जादुई शक्ति छोड़ दी। लेकिन जब वह अपनी जान देने ही वाला था, कारोन कूदकर सामने आया। हंस, मैं तुम्हारे प्रदर्शन से वास्तव में बहुत निराश हूं। सियोन इस अचानक हुए हमले से हक्का बक्का रह गया। प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसका एक हाथ कट गया। गुस्से में वह लगातार कारोन का नाम चिल्ला रहा था, लेकिन कारोन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर एक अपंग शरीर कितनी बड़ी हलचल मचा सकता है? हालांकि जब उसने सोचा कि जीत उसके हाथ में है, उसके हाथ में मौजूद गिलोटिन जोर जोर से हिलने लगा। इसका मतलब था कि यहाँ अभी भी किसी तरह का भयानक खतरा मौजूद था। आसपास के सभी लोग मर चुके थे, तो इसका मतलब है कि खतरा पैदा करने वाला केवल सामने वाला व्यक्ति है। यह आदमी आखिर करना क्या चाहता है? इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाता हंस के चेहरे पर आतंक के भाव आ गए। अगले ही पल उसने दूर से चिल्लाकर कहा, सभी लोग जल्दी लॉर्ड लियो की रक्षा करो। लियो अचानक हुए दृश्य से इतना डर गया कि वहीं सुन्न हो गया। आसपास के शूरवीर लहरों की तरह उसकी ओर उमड़ पड़े। हंस भी बिना सोचे समझे कारोन की ओर झपटा। वास्तव में वह सियोन आत्मविस्फोट करने वाला था। सौभाग्य से आखिरी पल में हंस ने कारोन की रक्षा की, लेकिन एक 6 स्टार योद्धा का आत्मविस्फोट शरीर कैसे सहन कर सकता है? धमाके से पैदा हुई भयानक ऊर्जा सियोन के केंद्र से बेरहमी से फैल गई। उस दहकती आग ने हंस के शरीर को बुरी तरह तबाह कर दिया। उसके मुंह से मुश्किल से शब्द निकले, कृपया निश्चित रूप से जीवित रहना। यह देखकर कारोन की मानसिक स्थिति टूटने की कगार पर थी। तभी उसने एक बिजली की चमक देखी और आसपास एक आवाज गूंजी, वास्तव में कितना मूर्ख आदमी है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी आंखें फट जाए
तो उन्हें जल्दी बंद कर लो। पिछली बार शूरवीरों का खून चखे हुए बहुत समय हो गया है। अब मैं फिर से उन्हें पीना शुरू करूंगा। आवाज खत्म होते ही वहां फिर से शांति छा गई। हंस मरणासन्न हालत में जमीन पर पड़ा था। यह देखकर कि वह मरा नहीं है, कारों ने बेसब्री से उसे लात मारकर जगाया। उठने के बाद हंस उसे लगातार कोस रहा था कि उसे एहसान मानना नहीं आता। कारों ने यह सुनकर तिरस्कार जताया। क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? जब वे आपस में लड़झगड़ रहे थे, अभी वह आवाज फिर से चारों ओर गूंजी। अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद चीजें अब की तरह सुरक्षित नहीं होती। कैलोन ने नीचे अपने हाथ में पकड़ी तलवार को देखा। उसे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आवाज इस तलवार से आ रही थी। क्या यह आत्मजागरूक चेतना वाली एक आत्म तलवार है? लेकिन यह एक प्रकार का मानसिक संचार लगता है। दूसरे लोग इसे बिल्कुल नहीं सुन सकते। ऐसी अफवाहें हैं कि वे तलवारें जिन्हें पागल लोहारों ने आत्माओं को सामग्री के रूप में उपयोग करके बनाया था, वे बोलने में सक्षम थी। लेकिन पूर्वज की तलवार को ऐसा कहा जाना पसंद नहीं आया। अगर तुमने मुझे फिर से उन शापित तलवारों जैसा कहा तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। लेकिन कैलोन को विश्वास नहीं था कि वह ऐसा करेगा। अगर तुम इतनी छोटी सी बात पर मेरा सिर काटना चाहते हो तो तुमने अभी मुझे क्यों बचाया? गिलोटीन यह सुनकर थोड़ा क्रोधित लगा। तुम दयनीय मूर्ख हो। अगर मैंने तुम्हें बचाने में अपनी सारी जादुई शक्ति खर्च नहीं की होती तो तुम अब तक मेरे द्वारा काटे जा चुके होते। बस इसी तरह वे एक दूसरे से बहस करते रहे। लेकिन तभी हंस ने अचानक देखा कि आगे फिर से दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दुश्मन के आने की खबर सुनकर गिलोटीन ने तुरंत कहा कि वह थक गया है और अपनी जादुई शक्ति बहाल करने के लिए दुश्मनों को मारना होगा या फिर अपने मालिक के खून से सोखना होगा। अब कैलोन सहमत नहीं था। वह अपने ही मालिक का खून सोखना चाहता था और कहता है कि वह कोई शापित तलवार नहीं है। यह कहकर उसने तुरंत तलवार को म्यान में डाल दिया ताकि वह बकवास करना जारी न रख सके। और इसी समय तथाकथित दूर के दुश्मन भी ठीक उसी समय घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे। पता चला कि वह टेबे स्वायत्त क्षेत्र का गश्ती कप्तान था। संक्षिप्त परिचय के बाद वे घोड़ा गाड़ी से टेबे स्वायत्त क्षेत्र की ओर चल दिए। गाड़ी में टी कैलोन कुछ सोच रहा था। सुरक्षा कारणों से हंस ने उसे नीला सागर शहर वापस जाने का सुझाव दिया, क्योंकि अभी यह निश्चित नहीं था कि खतरा पूरी तरह टल गया है या नहीं। कैलोन ने न केवल इसे अस्वीकार कर दिया, बल्कि वह बहुत अधीर महसूस करने लगा। उसे लगा कि हंस बहुत अधिक चिंता कर रहा है, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। साथ ही उसने जे को पहले ही सूचित कर दिया था। शाही गार्ड भी रास्ते में थे, इसलिए सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हंस की अगली बात ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। हंस ने उसे बताया कि अभी जो नेतृत्व कर रहा था वह पाबार सल्तनत का 6 सितारा योद्धा था। यह सुनकर कैलोन को एहसास हुआ कि मामला सरल नहीं है। पाबार सल्तनत एक रहस्यमय देश जो शांत रेगिस्तान के पार साम्राज्य के साथ सीमा साझा करता है। क्या वह गैर आक्रामकता संधि रद्द होने के खतरे का सामना कर रही है? यह कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। हालांकि साम्राज्य और सल्तनत के संबंध खराब होने लगे थे, लेकिन अभी तक युद्ध शुरू होने की कगार तक नहीं पहुंचे थे। समझ न पाने पर उसने अपनी नजर पास खड़े लियो की ओर घुमाई, और इस समय वह पहली बार किसी की जान लेने के डर में डूबा हुआ था। यह देखकर कैलोन ने उससे कहा, तुम्हें इस मानसिकता पर विजय पानी होगी और इसके अनुकूल होना होगा। यही अस्तित्व का असली सार है। थोड़ी देर में वे स्वायत्त क्षेत्र के स्वागत केंद्र ई पर पहुंच गए। जिला प्रमुख सुबह से ही लिविंग रूम के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह घटना उनके अधिकार क्षेत्र में हुई थी। इसलिए उन्होंने बहुत सावधानी से स्वागत किया, लेकिन कैलोन ने कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। खाने की मेज पर कैलोन ने सीधे उनके सामने हमले का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमलावरों ने रेल की पटरियों को जादू से नहीं तोड़ा, बल्कि विस्फोटकों का उपयोग किया। विस्फोटक प्राप्त करने के लिए आयुध आपूर्ति ब्यूरो से गुजरना पड़ता है, और आयुध ब्यूरो पूरी तरह से साम्राज्य के सख्त नियंत्रण में है। इसलिए विस्फोटकों की तस्करी करना लगभग असंभव था।
जिला प्रमुख को यह सुनकर कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने सोचा कि अब संदेह उन पर जा रहा है, लेकिन उनका दिमाग तेजी से चला। क्या होगा अगर ये विस्फोटक साम्राज्य के बाहर से तस्करी करके लाए गए हों, जैसे कि पाबार सल्तनत से? उन्हें लगा कि यह तर्क काम कर जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह धीरे धीरे कैलोन के जाल में फंस रहे थे, क्योंकि एक बार जब उन्होंने तस्करी की बात स्वीकार कर ली तो इस हमले की कुछ जिम्मेदारी उन पर आएगी। यह देखकर कि मछली जाल में फंसने वाली है, कैलोन ने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। तो अगर टेबे के कुछ व्यापारी इस तस्करी में शामिल हो तो? जिला प्रमुख, क्या आप इससे परेशान नहीं होंगे? यह सुनकर जिला प्रमुख कैलोन के इतने आश्चर्यजनक और सटीक तर्क से हैरान रह गए। लेकिन यह हैरान होने का समय नहीं था। अगर वह इस विचार से असहमत होते तो उन पर मिलीभगत का संदेह होता, और यदि उन्होंने इस विचार को स्वीकार कर लिया तो दूसरों के लिए कमियां निकालना आसान हो जाएगा। नफा नुकसान तौलने के बाद जिला प्रमुख ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि स्वायत्त क्षेत्र में तस्करी मौजूद है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, कैलोन ने तुरंत अपने परिवार का जिक्र किया और स्वायत्त क्षेत्र में हमले से हुए नुकसान के बारे में बताया। इससे जिला प्रमुख के चश्मे तक गिर गए। रायस्टन परिवार अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। यदि वे आभारी होते तो वे एहसान का 10 गुना बदला चुकाते, लेकिन यदि किसी ने उन्हें धोखा दिया या कर्जदार रहा तो उन्हें 100 गुना कर्ज चुकाना पड़ता। वह यह शिकार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से विषय बदल दिया और कैलोन के पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह उनके नाना के अच्छे दोस्त थे, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते, लिविंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। मेल सेवक ने घबराहट में कहा कि राजधानी से एक आपातकालीन सूचना आई है। यह सुनकर कि खबर राजधानी से है, जिला प्रमुख को लगा कि शायद शाही गार्ड आ गए हैं, लेकिन सेवक ने हकलाते हुए कहा कि केवल गार्ड ही नहीं बल्कि कर ब्यूरो के निदेशक भी आए हैं। वह अभी विशेष मामलों के प्रथम अनुभाग के प्रमुख के रूप में यहां आ रहे हैं। यह सुनकर जिला प्रमुख के चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए, क्योंकि टेबे स्वायत्त क्षेत्र वास्तव में गुप्त रूप से काले धन की लॉन्ड्रिंग के कारण ही इतना समृद्ध था, और जिला प्रमुख वास्तव में यहां के प्रभारी नहीं थे। उन्हें अस्थायी रूप से वित्त विभाग से स्थानांतरित किया गया था। कुल मिलाकर वह केवल एक कठपुतली नेता थे, इसलिए वह इस पद को संभालने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। और वह आदमी गेल फेरिटन एक भयानक अस्तित्व था जिसे डेमन किंग कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हमले के शिकार कैलोन के नाना है। उनका आगमन ने जिला प्रमुख को थरथरा दिया। आखिरकार वह अपने परिवार की रक्षा करने के लिए मशहूर हैं। अगर कैलोन को जरा भी कुछ हुआ तो वह न्याय पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने रातों रात जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। लेकिन मामला कल्पना से कहीं अधिक गंभीर था। मनी लॉन्ड्रिंग, रेलवे की तबाही, ड्यूक के पोते पर हमला, तस्करी, इनमें से कोई भी मामला मामूली नहीं था। और स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर कोई तरीका हो भी तो उसे लागू करने का समय नहीं है। जिला प्रमुख ने घबराहट में मेज पर जोर से हाथ मारा, लेकिन मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक गेल वहां पहुंच गए। उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ सभी की ओर देखा। उनके व्यक्तित्व का दबाव दम घुटने वाला था, लेकिन जब उन्होंने अपने नाती को देखा तो वह तुरंत एक दयालु बुजुर्ग में बदल गए। उसके तुरंत बाद वह कैलोन के साथ आंगन में बेंच पर बैठकर इस हमले के बारे में बात करने लगे। उन्हें संदेह था कि कैलोन के परिवार के सदस्यों ने ही यह किया है, लेकिन कैलोन ने यह सुनकर अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अगर उन्होंने यह किया होता तो वे निश्चित रूप से कोई सुराग नहीं छोड़ते, और इस हमले को अंजाम देने वाले लोग जानबूझकर निशान छोड़ गए, जैसे कि वे चाहते हों कि हमें पता चले कि यह पाबल सल्तनत का काम है। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश तक नहीं की। यह सुनकर गेल ने कैलोन के सिर पर हाथ फेरा। वह जानते थे कि कैलोन खुद असली अपराधी को ढूंढना चाहता है, लेकिन अभी बहुत सारे अज्ञात खतरे हैं। वह कैलोन को यह जोखिम नहीं लेने देना चाहते थे। ठीक है, यह मामला बड़ों पर छोड़ दो। तुम कल मेरे साथ राजधानी चलो। हालांकि कैलोन मन ही मन बहुत अनिच्छुक था,
लेकिन वह अपने नाना की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसने अचानक अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। हालांकि गेल ने भी इस बात पर गौर किया। उस समय वह समझ गए कि यह बच्चा इतनी आसानी से बात नहीं मानेगा, जैसा कि उम्मीद थी। अपने निवास पर वापस आकर कैलोन ने तलवार की धार साफ करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर अचानक एक परछाई दिखाई दी। आने वाला व्यक्ति जेलस था। कैलोन को लगा कि वह भी उसे रोकने आया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके लिए खुशखबरी लाया है। जेलस ने दिखावे के लिए अपना गला साफ किया। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें एक आदेश दिया है, तुरंत असली अपराधी को ढूंढो, मृत सैनिकों के लिए उचित बदला लो, उन्हें गहराई से एहसास कराओ कि अजूर सागर शहर के नियम क्या होते हैं। यह सुनकर कैलोन का शरीर अनजाने में कांपने लगा और उसके साथ एक गहरी हंसी गूंज उठी। कोई नहीं जानता कि वह इस समय कितना खुश था, क्योंकि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। पास खड़े जेलस ने यह देखा तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि आज की रात एक लंबी रात होने वाली है। निर्देश देने के बाद कैलोन और लियो ने एक युवा मालिक और नौकर का भेष धारण किया। टेबे के पूर्व में एक जगह जाने की तैयारी की, जिसे लोग अक्सर ब्लैक मार्केट कहते हैं। केवल ब्लैक मार्केट में ही मिल सकती है अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ खबरें। उससे पहले उन्हें पहले एक व्यक्ति से मिलना था, जूलियो नाम का एक स्थानीय टेबे निवासी। वह जेलस द्वारा यहां तैनात किया गया एक मुखबिर था। ज्यादा बात नहीं की, जूलियो उन दोनों को एक साउंड प्रूफ कमरे में ले गया। ब्लैक मार्केट की बुनियादी स्थिति जानने के बाद पता चला केवल 2 संगठनों में रेलवे को उड़ाने की क्षमता है, केले और कैलिगो समूह। और केले समूह ने टेबे में अपनी पकड़ बना ली है। वे धीरे धीरे ब्लैक मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए परिणाम स्पष्ट है। कैलिगो समूह पूर्व गुलामों का एक समूह है। जब तक पैसा कमाया जा सकता है, वे कुछ भी करने को तैयार हैं। इसके अलावा कैलिगो कंपनी के अधिकांश कर्मचारी आज सुबह तड़के अचानक यहां से चले गए। ये सभी संकेत एक ही परिणाम की ओर इशारा कर रहे हैं। वे ही लोग हैं जिन्होंने हम पर हमला किया। इसी बीच गेल ने जिला प्रमुख को खोज लिया, लेकिन वे काम की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि यह पुराने दोस्तों का एक साधारण मिलन था। गेल को जिला प्रमुख से पता चला, भले ही हेलो की अनुमति न हो, कैलोन फिर भी वह काम करेगा, क्योंकि उसने एक बार जिला प्रमुख से अपने नाना को रोकने का अनुरोध किया था। यह सुनकर गेल विचारमग्न हो गए, लेकिन उन्हें अपने नाती की क्षमता पर संदेह नहीं था, बल्कि यह कि टेबे शहर बहुत जटिल है। यहाँ हर जगह ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर शक्तिशाली परिवारों को खुश करना चाहते हैं। उन्हें डर था कि कैलोन को विभिन्न संभावित खतरों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही राजधानी में रायस्टन परिवार पर हुए विभिन्न दबावों के कारण वर्तमान स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं है। सोचा था कि स्थिति पहले से ही काफी जटिल है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि जिला प्रमुख आगे यह बताएंगे। एक और अधिक परेशानी भरी खबर, वह जिसे सबसे मजबूत ढाल कहा जाता है, 8 सितारा नाइट मेसन भी टेबे आ गया है। यह सुनकर गेल के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि वह व्यक्ति भी साथ आया है। वह नाजायज संतान जिसका जन्म साधारण था लेकिन व्यवहार लापरवाह, साम्राज्य का छठा राजकुमार रेवियो। हालांकि कैलोन की तरफ जूलियो के नेतृत्व में ब्लैक मार्केट के भूमिगत रास्ते पर पहुंच गया था, लेकिन वे जितना आगे बढ़े उन्हें उतना ही डरावना महसूस हुआ। जल्द ही वे एक दरवाजे के बाहर पहुंचे जहां 2 गार्ड तैनात थे। हालांकि वे जूलियो को जानते थे, लेकिन चाहे वे कुछ भी कहें, वे दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे, यह कहते हुए कि यह अध्यक्ष का आदेश है। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। गतिरोध देखकर कैलोन ने तुरंत लियो को प्लान बी लागू करने के लिए कहा, लेकिन यहां कोई प्लान बी नहीं था। यह स्पष्ट रूप से कैलोन का हिंसा का सौंदर्य था। लेकिन जैसे ही उसने तलवार निकाली और आगे बढ़ने की तैयारी की, गिलोटिन ने इस स्तर के खून से सने होने से इनकार कर दिया। हालांकि कैलोन ने इसकी परवाह नहीं की, तलवार निकाली और आगे बढ़ा। शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा तेजी से चली, जिससे लाल बालों वाले गार्ड को बचाव के लिए तुरंत तलवार निकालनी पड़ी। लेकिन कैलोन की ताकत बहुत ज्यादा थी।
लाल बालों वाले की तलवार सीधे 2 टुकड़ों में टूट गई। दूसरे काले बालों वाले गार्ड ने यह देखा तो वह बुरी तरह घबरा गया। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, लियो तलवार लेकर आगे बढ़ा। बिना किसी आश्चर्य के उसकी तलवार भी टूट गई। यह देखकर कैलोन ने सीधे तलवार टिका दी ताकि वह उन्हें दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन इस स्थिति में भी दूसरा पक्ष अभी भी समझौता करने को तैयार नहीं था। जैसे ही कारोन घातक प्रहार करना चाहता था, अचानक एक गंभीर महिला की आवाज सुनाई दी, मुझे इसे संभालने दो। आवाज की दिशा में देखने पर पता चला कि आवाज लाल बालों वाले के सीने पर लगे सील से आ रही थी। बात करने के लहजे से वह यहाँ की प्रभारी लग रही थी। उसने गार्ड को कारोन और अन्य लोगों को अंदर ले जाने के लिए कहा। सावधानी बरतते हुए कारोन ने गार्ड की गर्दन पकड़कर रखने का फैसला किया। दरवाजा खोलकर अंदर आते ही उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसने सुनहरे रंग का मास्क पहना था, जो आराम से कॉफी पी रहा था। लेकिन कारोन ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि सामने वाले ने सीधे उसका नाम पुकारा और वह एक पुरुष की आवाज थी। तो फिर अभी सील में वह महिला की आवाज किसकी थी? इससे पहले कि वह समझ पाता, मास्क पहने व्यक्ति के पीछे के व्यक्ति ने उसे एक अजीब सा दबाव महसूस कराया। उसकी प्रदर्शित जादुई शक्ति सबीना के बराबर थी और साम्राज्य में 8 सितारा नाइट के स्तर तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम हैं। तो वह कौन हो सकता है? कारोन के मन में एक के बाद एक रहस्य उमड़ने लगे। मुझे यह मत बताना कि तुम कैलिगो गिल्ड के अध्यक्ष हो। आखिरकार वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। मास्क पहने व्यक्ति ने यह सुनकर हाथ हिलाकर इनकार कर दिया। कहा कि वह केवल अपनी बहन को खोजने आया है। यह भी कहा कि वे गोद लिए हुए भाई बहन हैं। लेकिन पता नहीं क्यों यह सुनकर कारोन अचानक तलवार लेकर उसकी ओर झपटा। इसने पास खड़े साथियों को काफी डरा दिया और मास्क पहने व्यक्ति की ओर देखें तो भले ही उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी, लेकिन वह बहुत शांत लग रहा था। उसने बस धीरे से कहा, मेसन, जल्दी आओ और इस आदमी को देखो। शुरू में वह थोड़ा अनिश्चित था, लेकिन चूंकि वह दबाव डालने वाला व्यक्ति मेसन था, तो अब कारोन 100% सुनिश्चित था कि सामने वाला व्यक्ति छठा राजकुमार रेवियो है। लेकिन वह यहाँ क्यों है? उसे सोचने का समय नहीं मिला। तभी वह आवाज देने वाली महिला भी बाहर आई। जैसे जैसे वह करीब आई, कारोन उसके भीतर से महसूस कर सकता था एक शक्तिशाली जादुई ऊर्जा का प्रवाह, और उन दोनों की जादुई शक्ति में वृद्धि हो रही थी। इसलिए वे दोनों जादूगर होने चाहिए। यदि आप लेस्टन परिवार पर हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों के स्रोत की तलाश में आए हैं, तो मुझे खेद है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। महिला ने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखा, लेकिन कारोन ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। यह देखकर कि कारोन विश्वास नहीं कर रहा, महिला ने अचानक अपनी अद्भुत जादुई शक्ति प्रदर्शित की। क्योंकि अगर मैं वास्तव में वह व्यक्ति होती जिसने आप पर हमला किया, तो मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती। कारोन और उसके साथी ने भी नहीं सोचा था कि यह महिला वास्तव में एक 7 सितारा जादूगर होगी। लेकिन दिखावा खत्म होने के बाद कुछ अप्रत्याशित रूप से वे सब एक साथ बैठ गए। जब कारोन को पता चला कि वे हत्यारे नहीं हैं, तो उसे लगा कि दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। और रेवियो की बहन कैलिगो की अध्यक्ष बोइना ठीक उसी समय जानती थी कि हत्यारा कौन है। लेकिन यह जानने के लिए उसे उसकी एक शर्त माननी होगी, वह यह कि वह उसके भाई रेवियो का सहयोगी बने। इससे दोनों भाई हैरान रह गए, क्योंकि इसका मतलब था कि शाही परिवार के साथ व्यवहार करना होगा, जिससे निश्चित रूप से कई अनावश्यक समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन जब उसने राजधानी में अपने परिवार पर आने वाले कई दबावों के बारे में सोचा, तो शाही परिवार के सदस्य से संपर्क करना उन रईसों को चेतावनी देने का एक अच्छा तरीका था। लेकिन क्या राजकुमार को डर नहीं है कि सम्राट को संदेह होगा? उन्हें नहीं पता कि उसने यह जानबूझकर किया है। जब तक वह अपने पिता को परेशान कर सकता है, वह कुछ भी करने को तैयार है। वह एक पूरी तरह से शरारती व्यक्ति बनना चाहता है। यह कारोन के पागलपन भरे इरादों से कुछ मिलता जुलता था। इसके अलावा बोइना के पास हत्यारे की जानकारी और घटना से संबंधित दस्तावेज थे। इसलिए कारोन ने गठबंधन के लिए सहमति दे दी। अंत में उसने एक और जानकारी दी।
वह यह कि शाही गार्ड यहाँ हमले की घटना के लिए नहीं आए थे। कैली को छोड़ने के बाद कारोन ने दस्तावेजों की जानकारी के आधार पर उस सदस्य को ढूंढा जो रात भर में भाग गया था। कमरे में घुसते ही उसने भूरे बालों वाले व्यक्ति को डर के मारे खड़ा पाया। फिर कारोन ने पीछे से खून से भरा एक बैग निकाला। यह देखकर भूरे बालों वाला व्यक्ति कांपने लगा। उसे लगा कि कहीं यह उसके परिवार के किसी सदस्य का अंग तो नहीं। यह देखकर कि डर का असर हुआ है, कारोन ने वह बैग उसकी ओर फेंक दिया। भूरे बालों वाले ने कांपते हाथों से धीरे धीरे बैग खोला। पाया कि उसके अंदर कटे हुए हाथ थे। लेकिन इससे पहले कि वह दुखी होता, उसे एक जोरदार तमाचा पड़ा। दरअसल वे कटे हुए हाथ उसके परिवार के नहीं थे, बल्कि उन हत्यारों के थे जिन्होंने उसके परिवार पर हमला किया था। दरअसल वे सबूत मिटाने के लिए मारना चाहते थे, लेकिन कारोन ने उन्हें बचा लिया। यह सुनकर भूरे बालों वाला व्यक्ति भावुक होकर रोने लगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह खुद भी हत्या की योजना में शामिल था। उसके परिवार को इसलिए बचाया गया क्योंकि वे निर्दोष थे। इसलिए वह जेल में यातनाओं के साथ अपना बाकी जीवन बिताएगा। इसी समय रेवियो एक पागल सहयोगी पाकर खुश हो रहा था। अब राजधानी की स्थिति अस्थिर है। सम्राट के अस्वस्थ होने की अफवाहें चारों ओर फैल रही हैं। उन्हें पूरी तैयारी करनी होगी। हालांकि अब वह ऊंचे पद पर दिखते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनका अतीत कितना दुखद था। उस रात अगर मैसन समय पर नहीं पहुंचता, तो वह अपनी मां के साथ उस बरसाती रात में दफन हो गया होता। अगर वह बोइना से नहीं मिलता, तो वह एक जादूगर नहीं बनता, और आज उसके पास यह सब नहीं होता। दूसरी ओर कारोन जिला प्रमुख के पास वापस आ गया। उसने हमले की जांच की स्थिति को सार्वजनिक रूप से घोषित करने की योजना बनाई, ताकि अपराधी घबरा जाए। हालांकि यह बात जल्द ही ड्यूक के महल तक पहुंच गई। यह देखकर पाल चिंतित हो गया। यह योजना न केवल टेबे की राजनीतिक स्थिति को बदल देगी, बल्कि कारोन पर दबाव भी बढ़ाएगी। लेकिन हेरोल्ड ऐसा नहीं सोचता था। हालांकि इससे जिला प्रमुख को शक्ति मिलने लगेगी, लेकिन वास्तव में शक्ति अभी भी सरकारी सदस्यों के पास है, और लेस्टन परिवार का प्रभाव भी अब टेबे में बढ़ने लगा है। हालांकि इस बात में तर्क है, लेकिन पाल को अभी भी अपने 13 साल के बेटे की चिंता थी। लेकिन हेरोल्ड की नजर में उसे लगा कि भेड़िए को भेड़िए की तरह ही चलना चाहिए। इसके अलावा यह सब कारोन की वजह से संभव हुआ। तभी वह उस संगठन के भ्रष्टाचार को उजागर कर सका। अंशों ने स्पष्ट चेतावनी दी, जिनमें सत्ता को बचाने की कोशिश करने वाले रॉयल गार्ड के कुत्ते भी शामिल हैं। कुछ दिनों बाद कैरोन के नाना को कुछ अन्य कामों के कारण पहले निकलना पड़ा। विदाई से पहले उन्होंने अर्थपूर्ण तरीके से झुककर कैरोन को जीवन के कुछ दर्शन बताए। अगर किसी दिन तुम्हें वह करना पड़े जिसे तुम सही समझते हो, और संयोग से सिद्धांत तुम्हारी बाधा बन जाए, तो संकोच मत करना, उन्हें सीधे तोड़ देना। नाना को विदा करने के अगले दिन कैरोन की टोली भी राजधानी के लिए निकलने को तैयार थी। चूंकि हंस घायल था और जेलास को अपराधियों और घायलों को ले जाना था, इसलिए उन्हें रॉयल गार्ड द्वारा ही राजधानी तक पहुंचाया जा सकता था। जब वे राजधानी पहुंचेंगे, तो सुरक्षा का काम ह्यूगो संभालेंगे। ह्यूगो का नाम आते ही कैरोन सोच में डूब गया। असल में ह्यूगो वह व्यक्ति है जिसे हमेशा से परिवार का सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी माना जाता रहा है। वह उसके चाचा डेल्स का सबसे बड़ा बेटा भी है, एक प्रतिभा जिसने मात्र 28 वर्ष की आयु में 6 स्टार रेटिंग प्राप्त की। इस तरह राजधानी में उसके दिन आसान नहीं रहने वाले थे। तभी अचानक एक भव्य कार वहां पहुंची। करीब जाकर देखने पर पता चला कि वह छठे राजकुमार थे। उनके साथ रॉयल गार्ड के लोग भी आए थे। आने वाले व्यक्ति का नाम ल्यूक था, जो गार्ड के प्रभारी जैसा लग रहा था। हालांकि कैरोन ने उसे अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया, क्योंकि रॉयल गार्ड ने ड्यूक के परिवार पर हमले की घटना को सुलझाने के लिए पूरी शक्ति नहीं लगाई थी। इसके बजाय उन्होंने रेलवे को हुए नुकसान की जांच को अधिक महत्व दिया। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उन परिवारों के वंशों पर किस तरह के हमले हुए जिन्होंने उसे राजा बनाया था। पूछताछ के दौरान दूसरे पक्ष ने केवल औपचारिक उत्तर दिया।
सम्राट की संपत्ति को नष्ट करना राजद्रोह के समान है। उन्हें पहले यह पता लगाना होगा कि क्या टेबे के क्षेत्र में कोई गद्दार है। इस बात ने कैरॉन को इतना क्रोधित किया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन शांति ने उसे अपने भीतर के गुस्से को दबाने में मदद की। तभी छठे राजकुमार ने भी समय पर बातचीत को बीच में ही रोक दिया। जेलास यह सब देख रहा था। उसने कैरॉन के कंधे पर हाथ थपथपाया और उसके धैर्य और शांति की प्रशंसा की, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि लेस्टन परिवार पर किसने हमला किया। शाही लोगों के साथ संबंध बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और तो और कैरॉन के मन में एक और संदेह था। एक समय का गौरवशाली रॉयल गार्ड अब शायद किसी परिवार का पालतू कुत्ता बन चुका है। यह विचार पूरे रास्ते उसके मन में घूमता रहा, जब तक कि रेडियो के संचार उपकरण से उसकी बड़ी बहन की आवाज नहीं आई। इस तरह पूरे रास्ते बातें करते हुए वे लोग सफलतापूर्वक राजधानी पहुंच गए। छठे राजकुमार को विदा करने के बाद ल्यूक और उनके साथियों ने भी अपनी यूनिट में रिपोर्ट करने की बात कही। विशाल शहर के गेट के नीचे केवल 2 लोग अकेले रह गए। पुनर्जन्म के बाद कैरॉन का राजधानी में यह पहला आगमन था। हालांकि यहाँ सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। यह सोचकर कैरॉन का मन खट्टे मीठे अनुभवों से भर गया। तभी ह्यूगो नाम का वह प्रतिभाशाली व्यक्ति आया। कैरॉन ने उसे पहली बार देखा था। मिलते ही दोनों पक्षों ने मित्रतापूर्वक हाथ मिलाया, लेकिन वह साधारण सा दिखने वाला हाथ मिलाना वास्तव में ताकत की एक परीक्षा थी। ह्यूगो कैरॉन की ताकत को आजमाना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी जादुई शक्ति पूरी तरह से वापस धकेल दी गई और उसका स्वागत किसी शांत जादू ने नहीं किया, बल्कि समुद्र की लहरों की तरह उग्र और प्रचंड जादुई शक्ति ने किया। दोनों के बीच मुकाबला बढ़ता गया। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अगर कैरॉन की नानी समय पर नहीं आती तो शायद वे दोनों पूरी रात मुकाबला करते रहते। कैरॉन के पास आते ही नानी ने तुरंत झुककर कैरॉन का सिर सहलाया। कुछ देर हालचाल पूछने के बाद वे शहर में दाखिल हुए। जब सब चले गए तो ह्यूगो गहरे सोच में डूब गया। ऐसा लगता है कि पिताजी का मुझ पर नजर रखने के लिए कहना व्यर्थ नहीं था। यह लड़का आखिर किस तरह का बच्चा है? हालांकि वही सवाल कैरॉन के मन में भी उठा। नहा धोकर बिस्तर पर बैठते ही वह अनजाने में ह्यूगो के बारे में सोचने लगा। यह आदमी डेल से अलग है। वास्तव में एक रहस्यमय व्यक्तित्व जिसे समझना मुश्किल है। 50 साल बाद पहली बार पुरानी जगह पर लौटने के कारण और इन जटिल उलझे हुए रिश्तों की वजह से कैरॉन इस समय काफी उदास और चिंतित था। इसलिए उसने राजकुमार की गाड़ी से चुपके से निकाली गई शराब निकाली। वह शराब के सहारे अपनी उदासी कम करना चाहता था, पर बिना किसी बातचीत के शराब पीने में क्या मजा। इसलिए उसने अपना ध्यान पास रखी जादुई तलवार की ओर लगाया। जागी हुई जादुई तलवार को कुछ समझ आता उससे पहले ही उस पर शराब डाल दी गई। अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो अपना थोड़ा खून दो, जादुई तलवार ने कुछ नफरत से कहा। शायद कैरॉन का मूड खराब देखकर उसने ज्यादा शिकायत नहीं की, लेकिन कैरॉन ने जो नहीं सोचा था वह यह था कि जादुई तलवार को उसके 50 साल पहले की बातों का पता था। यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने तो उसे कभी इस बारे में बताया ही नहीं था। स्पष्टीकरण से पता चला कि असल में उसने कैरॉन की यादों को अपने आप पढ़ लिया था। वास्तव में एक शैतानी तलवार है। जब वह विस्मय में था, उसे अचानक याद आया कि ब्लू ड्रैगन ने कहा था यह तलवार वही है जिसे वह अपने पिछले जीवन में उपयोग करता था। लेकिन यह एक जादुई तलवार कैसे बन गई और इसे पिछली यादों के बारे में कुछ पता क्यों नहीं था? उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। और यदि इसमें किसी अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का हस्तक्षेप न हो तो ऐसी अविश्वसनीय घटना कभी नहीं हो सकती। कुछ समझ न आने पर उसने सच का पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन तीनों भाई राजधानी की सड़कों पर घूमने निकले। चलते चलते कैरॉन एक कपड़ों की दुकान के सामने रुक गया। असल में यह उसके पिछले जीवन का दर्जी था। उस समय दर्जी सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन उसका सिलाई का हुनर बहुत अच्छा था। उसके कपड़े हमेशा बहुत जल्दी फट जाते थे, इसलिए वह बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। उम्मीद नहीं थी कि अब वह एक बूढ़ा आदमी बन चुका है। कपड़े सिलवाते समय दर्जी ने कैरॉन की छाती पर लगे बैज से उसे लेस्टन परिवार के सदस्य के रूप में पहचान लिया।
बातचीत के दौरान उसने यह भी बताया कि यह पहले सर केन का नियमित रुकने का स्थान था। यह कैरॉन के लिए अप्रत्याशित था। इतने समय बाद भी उसे अभी भी वह याद था। लेकिन जल्द ही दर्जी के चेहरे पर निराशा दिखाई देने लगी, क्योंकि केन उसे लगातार बच्चा बुला रहा था और उसका नाम नहीं जानता था। इससे कैरॉन ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसने अभी अभी किसी के द्वारा याद किए जाने के एहसास को महसूस किया था। इसलिए वह दर्जी की भावनाओं को अच्छी तरह समझता था। इसलिए उसने दर्जी का नाम पूछा। यह उसके अपने ग्लानि से भरे मन को समझाने का एक तरीका था। मेरा नाम लू होंग है। दर्जी ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया। यह जानी पहचानी मुस्कान ने कैरॉन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह अतीत में लौट आया हो। लेकिन तभी हरे बालों वाला एक व्यक्ति दरवाजा धकेलकर अंदर आया। उसने घबराए हुए चेहरे के साथ दर्जी की ओर चिल्लाकर कहा, मुसीबत हो गई दादाजी। लॉर्ड केन का दुश्मन लेस्टन परिवार का उत्तराधिकारी राजधानी में आ गया है। लेकिन जब उसने कमरे में मौजूद लोगों को देखा तो उसे लगा जैसे उसी क्षण पूरी दुनिया बिखर गई हो। ह्यूगो के परिचय से पता चला कि लड़की का नाम एमी है। वह इस कपड़ों की दुकान में एक प्रशिक्षु है। साथ ही वह शाही गार्ड्स की एक सार्जेंट भी है। इतना ही नहीं, वह एक ऐसी तलवारबाजी प्रतिभा है जिसने 17 साल की उम्र में ही 4 सितारा स्तर प्राप्त कर लिया था। लेकिन इतनी उच्च प्रतिभा होने के बावजूद उसने अपने प्रशिक्षण में रत्ती भर भी ढिलाई नहीं बरती। उसके हाथों पर पुराने निशान इसका सबसे बड़ा प्रमाण थे। इसके अलावा उसके पास शीर्ष स्तर की निर्णय और पहचान क्षमता थी। गार्ड की एक बात के आधार पर वह केवल नाम जानने के बावजूद सटीक रूप से पहचान सकती थी कि कौन आया है। हालांकि यह एक सुखद बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन कैरॉन की एक बात ने इसे तोड़ दिया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मेरे दादाजी सर केन के दुश्मन हैं? क्या वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी आत्मा बेच दी है? इससे एमी तुरंत गुस्से से लाल हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कैरॉन को चुनौती दी, क्योंकि उसकी नजर में केन ही शूरवीरों की इच्छा शक्ति का प्रतीक था। यह उसके आदर्श के प्रति बहुत बड़ा अनादर था। लेकिन कैरॉन ऐसा नहीं सोचता था। वह उस तथाकथित इच्छा शक्ति को स्वीकार नहीं करता था। क्या जीवन के अंतिम क्षण तक एक राक्षस सम्राट की रक्षा करना भी इच्छा शक्ति कहा जा सकता है? अगर ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही बेची जा चुकी थी, न कि उसकी अपनी मर्जी से, तो तब क्या होगा? एमी जितना सुनती गई उतना ही गुस्सा होती गई। वह जोर से चिल्लाई। इसके बावजूद उसने अंत तक लड़ने की इच्छा शक्ति बनाए रखी। वह एक गर्व करने योग्य व्यक्ति है। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। आखिरी के ये कुछ शब्द उसने बहुत मजबूती से कहे। लेकिन तभी उसका पेट अचानक गुड़गुड़ाने लगा। वहां मौजूद सभी लोग थोड़े असहज हो गए। यह देखकर कैरॉन ने सुझाव दिया कि पहले पेट भर ले, फिर मुकाबला करेंगे। और एमी को जबरदस्ती रोकने से बचाने के लिए उसने सीधे अपनी उग्र जादुई शक्ति को मुक्त किया। शक्तिशाली जादुई चमक ने एमी की आंखों को चौंधिया दिया। कोई रास्ता नहीं था। उसे समझौता करना पड़ा और सुझाव मान लिया। लेकिन वह इससे डरी नहीं, बल्कि उसने अपने गुस्से को भूख में बदल दिया और पागलों की तरह मांस के टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह मजे से खा रही थी, तभी उसके पीछे अचानक एक आकृति दिखाई दी। तुम बहुत खुश लग रही हो, एमी। तुम्हें यहाँ आने से पहले अपने भाई मुझे बताना चाहिए था, न कि यहाँ इन आवारा लोगों के साथ समय बर्बाद करना चाहिए था। पीले लंबे बालों वाला एक व्यक्ति अंदर आया और उसने ताना मारा। एमी को चुप देखकर पीले बालों वाले ने अपनी बकवास जारी रखी। शाही गार्ड्स का नया मानव सैनिक। उसके पास इतना खाली समय है। उनके पास यहाँ तक कि ऐसे आदमी के साथ बैठकर बातें करने का समय है। पीले बालों वाले का चेहरा बहुत आक्रामक था। यह देखकर कैरॉन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम यहाँ गड़बड़ी करने आए हो, है ना?